अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। सीएसएस का हमारा कोर्स कंटिन्यू है। आज हम लोग क्लास 16 में इमेजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग मोडाल्स और दीगर चीजें पढ़ेंगे। तो हमारा एडवांस सीएसएस का कोर्स कंप्लीट है, यानी कंप्लीट होने वाला है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना और अपना कमेंट भी जरूर देना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। ये बॉयलर प्लेट हमने ऑलरेडी बना लिया है, जैसे हमेशा बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इमेजेस से रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक इमेज लेके आऊंगा सबसे पहले। सो लेट्स से कि मैंने यहाँ से एक इमेज लेके आ गया इस तरीके से। ये हमारा एक इमेज है, सिंपल सी बात है। अब इस इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या पढ़ना है, बस एक ही चीज आपको बताना है कि भाई इमेज का भी आप जो बॉर्डर है ना, यानी इमेज तो कोई बॉर्डर नहीं है, वो एक इमेज है, लेकिन आप उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल सा यहाँ आकर लिख सकते हैं कि ये जो इमेज है इसका जो बॉर्डर होगा उसका रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे आप बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं वैसे इमेज का रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको अगर 8 पिक्सल में कर दूं तो आप देखिए ये 8 पिक्सल यहाँ से आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं लाइक 12 पिक्सल, तो आपको दिख रहा है यहाँ से 12 पिक्सल हो गया। अगर मैं इसको 15 यानी 50% में लेके चले जाऊँ ना इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप ये बोलेंगे भाई ये सर्कल क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे जो मेजर रीजन है ना वो ये है कि सर्कल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसका हाइट और विड्थ को फिक्स नहीं किया। यानी जब तक हम लोग इसका हाइट और विड्थ को सेट नहीं करते ना, तो ये इमेज के हिसाब से सर्कल लेगा। जैसे मैं इस पे बोल दूंगा कि लेट से मैं इसका हाइट को सेट कर देता हूँ 300 पिक्सल, और मैं बोल देता हूँ इसका, यानी मैंने विड्थ को सेट किया और मैं बोलूंगा हाइट भी 300 पिक्सल। द मोमेंट मैंने बोला, आप देखिए ये सर्कल खुद से बन गया। ठीक है, तो बस यही एक सिंपल सा प्रॉपर्टी था जो आपको पता होना चाहिए था कि इमेज में भी आप यही काम कर सकते हैं। इस पे आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो मान के चलिए कि मैं अभी बॉर्डर रेडियस को ऐसे कर देता हूँ, मैंने बंद कर दिया, बेसिकली कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर लगाऊंगा, तो मैंने बोला बॉर्डर और उसके बाद मैंने बोला 1 पिक्सल सॉलिड, और ब्लैक बाय डिफॉल्ट आता है तो मैं दिखाने के लिए आपको मैंने रेड कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर भी आ रहा है। अच्छा 50% में भी क्या बॉर्डर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। सर्कल हो जाएगा रेड कलर का। इस पे आप कुछ और स्टाइल्स भी लगा सकते हैं। लेट्स से अगर आप इस पे पैडिंग लगाएं और लेट्स से आप बोले 5 पिक्सल का पैडिंग, तो आप देखिए अब कैसा हो गया, ये व्हाइट सा हो गया और फिर इसमें बॉर्डर आ गया। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये बॉर्डर व्हाइट तो अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसको ब्लैक ही रखेंगे, ये इस तरीके से। इसी तरीके से अगर बात करें इसको थोड़ा सा स्टाइल करने की ना, तो मैं इसको यहाँ से अगर कमेंट आउट कर दूं आपके लिए और इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से वो नजर भी आए। यहाँ पर आके मैंने एक कोड सिंपल से लेके आया और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कुछ फोटोज है जो कि मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं अपना फोटो लेके आऊंगा बेसिकली। और इस तरीके से हमने यहाँ पर दो इमेजेस को यहाँ से लेके आ गए। एज यू कैन सी दो इमेजेस है। अब इसके लिए मैं कुछ बेसिक सा स्टाइल लेके आऊंगा, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर आया, इसको यहाँ पर मैंने कमेंट आउट कर दिया पहले। ठीक है, द मोमेंट हमने इसको कमेंट आउट कर दिया तो आप देखिए ये नॉर्मल सा हमें दिख रहा है। ठीक है, यानी एज यूजुअल दो फोटोज दिख रहा है और नीचे कुछ नाम है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए क्या किया क्या मैंने। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरीके से आपको दिखा देता हूँ कि आप देखिए किस तरीके से एक बॉर्डर का जो बॉक्स है वो इफेक्ट आपको दिख रहा है और ये इमेज है और यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखा है। कैसे बनाया, बहुत आसान है। हमने एक डिव बनाया, इस पे एक क्लास लगाया, इसके अंदर एक इमेज है और उसके अंदर एक डिव है जिसमें नाम है। यानी इमेज के लिए एक अलग डिव और उस डिव के अंदर एक और डिव जिसमें हमने नाम लिखा। और सेम हमने सेकंड वाले के लिए भी किया, एज यू कैन सी। और जो डिव है, जो बाहर वाला डिव है, यानी जो इमेज का डिव है, उसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया सेम, यानी क्लास का नाम सेम रख दिया, पोलारियड। और इसी तरीके से इमेज में हमने डिफरेंट इमेज दे दिया और कंटेनर का भी हमने नाम सेम रखा। इससे क्या हुआ कि हमें सिर्फ दो सीएसएस लिखना पड़ेगा। बॉडी को हमने मार्जिन 25 पिक्सल दिया ताकि हर डायरेक्शन से 25 आ जाए। हमने डिव डॉट पोलारियड को यहाँ से टारगेट किया और यहाँ पर हमने बोला विड्थ 80% हो जाए, यानी ये डिव का विड्थ 80% हो जाए। बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाए, इसलिए आपको देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है जहाँ इमेज नहीं है। बॉक्स का शेडो हमने लगा दिया। हमने ऑलरेडी इससे पहले देखा हुआ था कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर और दीगर चीजें, और मल्टीपल शेडो भी आप लगा सकते हैं, ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पर दो शेडो लगाए, मल्टीपल शेडो लगाए। ठीक है, और यहाँ पर हमने बॉक्स बॉटम दे दिया है और सेम स्टाइल ये दोनों पे आ रहा है और इसी की वजह से ये जो आपको बॉर्डर यानी दिख रहा है, शेडो दिख रहा है, ये उसी वजह से दिख रहा है, एक 3D इफेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो ये बीच में आ गया। पैडिंग दे दिया, ऊपर नीचे 10 पिक्सल, राइट और लेफ्ट 20 पिक्सल, दैट्स इट। तो ये इजी सा एक चीज है जो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आप एडवांस तो क्या ही बोलूं मैं इसको, एक चीज था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि बॉर्डर का जो रेडियस वगैरह प्रॉपर्टी है वो इमेज में भी लग सकता है। तो हमने उसको भी देख लिया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों डिव को मैं इस तरीके से बंद करूंगा और इस तरीके से इसको कमेंट आउट करूंगा। ठीक है, ताकि मैं ये कोड आपको दे सकूं। बाय द वे गिटहब पे आपको फ्रीली अवेलेबल ये सब कोड मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने लगे हैं ना, विच इज इमेज ओवरलेयर। क्या मतलब है, यानी इमेज के ऊपर हवर करने पर कुछ ओवर लेयर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हवर नॉर्मल हवर नहीं है, वहां पर थोड़ा सा हम लोग टेक्निक्स समझेंगे किसी चीज का। ठीक है, तो क्या बोलने का मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक अवतार पीएनजी मैंने लिया और यहाँ पर लेके मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए सिंपल सा क्या है, हमारे पास एक डिव है जिसका नाम हमने कंटेनर रख दिया, उसके अंदर एक इमेज है जिसपे हमने एक अवतार दे दिया और उसमें आप देखिए हवर करने पर किस तरीके से हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यानी पहले
पहले तो इमेज है, लेकिन जैसे ही हवर किया तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो अगर HTML की बात करें तो हमने एक मेन डिव बनाया जिसके अंदर हमारा सब कुछ रहेगा। एक तो इमेज रहेगा, दूसरा हमारा जो हवर करने पर दिख रहा है टेक्स्ट वो भी रहेगा। तो इमेज हमारा डायरेक्ट इमेज में आ गया, इसमें कोई स्टाइलिंग हमने किया नहीं है। ऑल्टरनेट में अवतार लिख दिया, क्लास में इमेज लिख दिया, क्योंकि इस इमेज को हम लोग ऊपर जाके देखेंगे कि क्या स्टाइल इस पे लगाया हमने। दूसरा डिव इसी मेन डिव के अंदर है और इसमें क्लास लगाया टेक्स्ट ओवरलेयर और यहाँ पर एक लगाया टेक्स्ट और इसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। HTML इतना ही है। CSS में जाके हम लोग देखते हैं हमने किया क्या। कंटेनर, जो कंटेनर मेन डिव था उसको हमने रिलेटिव रखा, उसका विड्थ 50% रखा। जाहिर सी बात है ये कंटेनर स्क्रीन के हिसाब से 50% विड्थ लेगा और इसका पोजीशन हो जाएगा रिलेटिव, यानी इसके अंदर जब एब्सोल्यूट इस्तेमाल करेंगे तो इस डिव के हिसाब से ही वो अपना पोजीशन को चेंज करेगा। इमेज पे हमने टारगेट किया, डिस्प्ले को ब्लॉक कर दिया, विड्थ को 100% और हाइट को ऑटो कर दिया। यानी हाइट और विड्थ को हमने बेसिक सेट कर दिया। ओवर लेयर पे हम लोग आए। ओवर लेयर मतलब जब ये वाला टेक्स्ट, ये वाला डिव के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे और उसके बाद इसके टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, तो इसको समझिए। ओवर लेयर पे आके हमने पोजीशन को एब्सोल्यूट डाला। द मोमेंट हमने पोजीशन को एब्सोल्यूट डाला, अब इस डिव के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज होगा। हमने बोला टॉप 0 तो मतलब यहाँ ऊपर टॉप 0, और हमने बोला बॉटम भी 0 तो इसका मतलब नीचे। हमने बोला लेफ्ट भी 0, हमने बोला राइट भी 0, इसका मतलब हमने हर जगह से 0 0 0 कर दिया। उसके बाद हमने बोला हाइट 100% और हमने बोला विड्थ 100%। यानी ये जो डिव होगा ना, ये जो डिव होगा, ये ओवर लेयर का डिव पूरा फैला होगा इस डिव के ऊपर, पूरा फैला होगा। कैसे करके हमने रिजल्ट निकाला, क्योंकि बॉटम 0 है इसका मतलब नीचे तक गया, लेफ्ट 0 है का मतलब राइट तक गया, राइट 0 है का मतलब पूरा यहाँ तक गया, टॉप 0 है का मतलब पूरा ऊपर तक गया। और 100% हमने क्या रखा यहाँ पर, हाइट और विड्थ 100% रखा, तो विड्थ भी 100% है, हाइट भी 100% है। ओपासिटी को हमने 0 कर दिया, ओपेसिटी 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि इनिशियली हम लोग दिखाना नहीं चाहते, हवर करने पर हम लोग ओपेसिटी को चेंज करेंगे। और हमने ट्रांजिशन ऐड किया कि 0.5 सेकंड का ट्रांजिशन हो और वो इजी ट्रांजिशन हो। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन कब होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिशन जो होता है वो बेसिकली ट्रिगर होता है उसके प्रॉपर्टी या स्टेट चेंज होने के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने हवर इस्तेमाल किया और बैकग्राउंड कलर इनिशियली हमने इसको रखा। तो हमने ये कहा कि जैसे ही कंटेनर पर हवर हो तो ओवर लेयर का ओपेसिटी को 1 करो। ओवर लेयर ये वाला है और कंटेनर हमारा ये वाला था, तो ओवर लेयर का ओपेसिटी जैसे ही 1 करेंगे तो आप देखिए बैकग्राउंड में ओवर लेयर ये दिखेगा। यानी ये जो बैकग्राउंड ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये बैकग्राउंड जो ब्लू दिख रहा है उसका स्टाइलिंग ओवर लेयर के अंदर है। और ये जो टेक्स्ट लिखा दिख रहा है इसका स्टाइल यहाँ पर है कि कलर व्हाइट, फॉन्ट इतना, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50 और लेफ्ट से 50। जाहिर सी बात है जब 50% करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट से 50% करेंगे तो मतलब लेफ्ट से सेंटर आ जाएगा। यानी दोनों तरफ से सेंटर करने के लिए हमने इसको किया। यही था हमारा मेन चीज। और इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट वगैरह था। ठीक है, तो ये तो इजी है, लेकिन जो मैं आपको समझाने लगा हूं ना वो इसी का एक वर्जन है। तो अभी तो एक सिंपल सा इमेज है, इसके ऊपर हवर करने पर आपको नाम दिखा, लेकिन अब हवर करने पर जो ये दिख रहा है ना इसका वेरिएशन मैं आपको दिखाने लगा हूं और उसी में आपको एक्सप्लेनेशन मुझे समझाना है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखिए मैंने कुछ चेंजेस कर दिया। क्या चेंजेस किया, लेट्स से मैंने क्या किया ना, यहाँ से बॉटम को कर दिया 100%। ठीक है, ओवर लेयर के अंदर हमने कुछ चेंजेस किया है। बॉटम को हमने 100% कर दिया, लेफ्ट राइट हमारा 0 है, 0 रहने देते हैं। टॉप को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इस तरीके से सेव किया हमने। इसी तरीके से जो विड्थ है वो हम लोग पूरा रख रहे हैं, लेकिन हाइट को हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा लगा पड़ा है, बल्कि हाइट को हटाने से अच्छा है मैं हाइट को 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0। ये क्या कैसे कर रहा हूँ मैं अभी समझाऊंगा आपको, और फिर इसी को हम लोग समझेंगे डिटेल में। और यहाँ पर आके मैं बोलूंगा ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, इस तरीके। तो अगर मैं हवर करके दिखाऊं, देखिए आप कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे ओपेसिटी की अब जरूरत है नहीं और यहाँ से भी मुझे ओपेसिटी की जरूरत है नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके बोलूंगा बॉटम को 0 कर दो, 0 पिक्सल कर दो और हाइट को 100% में कर दो। अब जैसे मैंने हवर किया तो अब देखिए ये क्या हो रहा है। ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इफेक्ट है ये क्रिएट हुआ। ठीक है, ये इफेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन आपको सोचना ये चाहिए कि ये इफेक्ट ऊपर से नीचे क्यों लग रहा है। यानी ये अभी मैंने किया ना तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। व्हाट इफ अगर मुझे नीचे से ऊपर करना हो या राइट से लेफ्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये ऊपर से नीचे आ कैसे करके रहा है। ठीक है, अगर आप में से कोई ऑलरेडी इसको डिकोड कर चुका है और यहाँ पर से आपको ऑलरेडी पता है क्यों आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्यों आ रहा है। और अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको डिकोड करके समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा क्यों आ रहा है। और जब इसको डिकोड आप कर लेते हैं ना तो जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो आप डिटेल में समझ जाते हैं। अब समझिए यहाँ पर चल क्या रहा है। चल यहाँ पर ये रहा है कि जब हमने बोला पोजीशन 100 यानी बॉटम 100%, याद रखिए मान लीजिए हमारे पास एक डिव है, हमारे पास जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ नीचे सबसे नीचे। आपको पता है कि ओवर लेयर वाला जो है वो पोजीशन एब्सोल्यूट है, यानी एब्सोल्यूट होने के वजह से इस कंटेनर के अंदर ही सिर्फ वो रहेगा, यानी रहेगा इन द सेंस कि इस कंटेनर से ही वो अपना हाइट और विड्थ को मापना शुरू करेगा, मेजरमेंट का काम करेगा। हमने बोला बॉटम 100%। जब हम लोग बोलते हैं बॉटम 0% या बॉटम 1%, तो एक्चुअली में बॉटम होता कहाँ है, तो बॉटम यहाँ होता है, इधर नीचे। जब हम लोग बोलते हैं
बॉटम जीरो का मतलब बॉटम नीचे, यानी पोजीशन प्रॉपर्टी को समझिए कि जब हम लोग कहते हैं बॉटम जीरो उसका मतलब है पूरा नीचे, जब हम लोग बोलते हैं टॉप जीरो उसका मतलब होता है पूरा ऊपर, ना कि टॉप 100 में पूरा ऊपर, ठीक है। टॉप जीरो का मतलब पूरा ऊपर, ठीक है, और टॉप 100 का मतलब पूरा नीचे। तो जब हमने कहा कि बॉटम 100%, तो इसका मतलब बॉटम जीरो अगर यहाँ था तो बॉटम 100% ऊपर होगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके एग्जाम्पल लगाए ना, अगर मैं इसको इस तरीके से बॉर्डर बना लूं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऐसे, तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने बोला बॉटम, और याद रखिए ये हवर से पहले का प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने बोला हवर से पहले बॉटम 100% हो तो बॉटम 100% है। अच्छा एक और चीज, अगर मैं यहाँ से हाइट को भी 100% कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यानी ये डिकोड करना बहुत जरूरी है 100%। अब क्या हुआ, आप कहेंगे कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन द मोमेंट मैं इस कंटेनर को ना, ये हमारा मेन कंटेनर है ना काउंटर, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बल्कि यहाँ से क्या ऊपर से जाके स्टाइल देता हूँ, मतलब मैं इसमें कुछ मार्जिन लगाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। मैं बोलूंगा मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, बल्कि 150 पिक्सल। अब आपको दिखा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यानी ये चीज अब आपको समझ में आया क्या हो रहा है। अब समझाता हूँ आपको, देखिए दोबारा से ओवर लेयर पे आइए। हमने कहा कि जो ओवर लेयर होगा वो पोजीशन एब्सोल्यूट होगा। द मोमेंट हमने बोला एब्सोल्यूट होगा, इसका मतलब राइट लेफ्ट ऊपर नीचे वो यहां से स्टार्ट करेगा, ये वाला डिफ से, ये वाला डिफ से, ठीक है। अब हमने बॉर्डर किस पे लगाया, ओवर लेयर वाले पे, इसलिए आपको इसमें बॉर्डर लगा हुआ दिख रहा है, ठीक है। बॉटम 100, तो याद रखिए अभी इसका हाइट हमने 100% कर दिया, इसका हाइट 100% कर दिया। तो मैं हावर का प्रॉपर्टी को फिलहाल बंद करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए अभी ये जो है ना ये ओवर लेयर है, ठीक है, ये ओवर लेयर है, ये हमारा मेन डिव है। याद रखिए हमने कहा कि हाइट 100% हो और विड्थ 100% हो। किसका हाइट और विड्थ 100% हो, इसका। तो जाहिर सी बात है ये उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा ये डिव है, ठीक है। पूरा ये डिव के जितना हाइट हो जाएगा और इसी डिव के जितना विड्थ इसका हो जाएगा, इस तरीके से। और क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया हुआ है, इसलिए आपको ये डिव जितना बड़ा साइज का है, सेम साइज का डिव यहाँ भी दिख रहा है ब्लू कलर का। क्लियर हो गया, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जाहिर सी बात है जब हमने इसमें हाइट दिया है तो भाई इसका भी तो कुछ हाइट बनता है ना, ऊपर से नीचे तक का। लेट्स से मैं यहाँ से मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो मार्जिन को मैं यहाँ से कर देता हूँ लेट्स से 200 पिक्सल, बल्कि थोड़ा और बढ़ा देते हैं 250 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए जब हमने 250 पिक्सल्स का मार्जिन दे दिया ना, तो अब देखिए ये और ये बिल्कुल सेम सेम है। लेकिन आप एक चीज गौर कर सकते हैं, मैं आपको अब इसको डिकोड करके दिखाऊंगा। मैंने इसको जैसे 50% किया ना, अब आप देखिए क्या हुआ। जैसे मैंने इसको 0% किया, अब आप देखिए क्या हुआ। तो याद रखिए ये चीज बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब आप बोलते हैं ना 0% बॉटम, तो ये जो ओवर लेयर है ना आपका, ये ओवर लेयर है ना, इसका भी 4 डायरेक्शन है। एक है टॉप एज, राइट एज, लेफ्ट एज और बॉटम एज। तो जब आप कहते हैं कि बॉटम 0, इसका मतलब ये होता है कि जिस पर आपने बॉटम लगाया उसका एज और इसके पेरेंट का एज चिपक जाएगा। तो आप देखिए इसका पेरेंट का जो एज था और इसका एज दोनों चिपक गया, तो जाहिर सी बात अब आपको पेरेंट नजर नहीं आ रहा क्योंकि दोनों सेम साइज का है। द मोमेंट मैंने बोला कि नहीं चिपकाना नहीं है, आपको 10% रखना है, तो आप देखिए इसका बॉटम इसके 10% के हिसाब से आ गया। तो जैसे ही मैंने बोला 100%, तो इसका बॉटम इसके टॉप से आके चिपक गया। समझ में आ रहा है लॉजिक। अगर मैंने बोला 100%, तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक का पूरा 100% होता है, यानी जो पेरेंट डिव है उसका टॉप इसका 100% का बॉटम है, इसलिए ये चिपक के पूरा ऊपर चला गया। क्लियर हो गया। 100% देने का रीजन आपको समझ में आया कि ये इस तरीके से हो जाए। लेकिन हम लोग ये तो नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके से हमारे डिव के ऊपर ये बन जाए, इसीलिए हमने हाइट को 0 रखा था। द मोमेंट हम लोग हाइट को 0 करते हैं ना, तो अब आप देखिए यानी अब ये जस्ट इसके ऊपर बैठा पड़ा है, हाइट इसमें कुछ भी नहीं है, इसका कोई हाइट ही नहीं है, ये बस बैठा पड़ा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्थ लेकिन हमने पूरा रखा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो को हमने हिडन कर दिया। अब आप देखिए हमने ओवरफ्लो में किया क्या, यानी हवर करने पर हमने किया क्या, हमने हवर करने पर क्या कहा कि जैसे ही हवर हो तो अब बॉटम को 0 पिक्सल कर दो। तो जाहिर सी बात है जब मैं बोलता हूँ बॉटम को 0 पिक्सल, अभी बॉटम किस में है, 100% में है, ठीक है। और यहाँ पर मैं परसेंट भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिक्सल परसेंट दोनों सेम है क्योंकि है 0 ही है, ठीक है। यहाँ पर अभी बॉटम 100% में है। जब मैं बोलता हूँ बॉटम 0, इसका मतलब ये जो बॉटम है ना, ये जो बॉटम है, ये बॉर्डर जो बॉटम वाला है, ये यहाँ आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है ये पूरा नीचे आ जाएगा अगर मैंने ऐसे कर दिया, इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैंने इसको ऐसे किया, मैंने सेव किया, तो अब देखिए ये नीचे आ गया, आपको दिख रहा है ना, ये नीचे आ रहा है, एज यू कैन सी ये नीचे आ रहा है, एकदम सिंपल है। लेकिन मैं इसको सिर्फ नीचे नहीं करना चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि इसका हाइट भी साथ साथ बढ़े। तो द मोमेंट मैंने हाइट को भी ओपन किया ना, तब आप देखेंगे कि एक्चुअली में आपको ऐसा फील होगा कि इस तरीके से, समझ में आया, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है बॉर्डर मैंने एग्जांपल देने के लिए समझाया था और मार्जिन भी हमने एग्जांपल देने के लिए समझाया था। तो इस मार्जिन को मैं यहाँ से सिरा से हटा दूंगा और इस बॉर्डर को भी हटा देंगे क्योंकि हम लोग ऐसे बॉर्डर देखना नहीं चाहते थे, राइट। तो मैं इस बॉर्डर को यहाँ से हटा दूंगा इस तरीके से। तो अब आप देखिए, एक्चुअली में अब आपका ये जो ओवर लेयर है ये है कहाँ, ये एक्चुअली में यहाँ बैठा है,
इसके ऊपर अगर मैं इसको कंटेनर को बंद करूं यहाँ से, ये तो एक्चुअली में आपको ओवरलेयर यहाँ पर है एकदम ऊपर में। सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये नजर क्यों नहीं आ रहा है। सवाल तो ये है ना, उसका रीजन है कि हाइट 0% है ना, तो नजर कहाँ से आएगा भाई, इसका हाइट ही नहीं दिया हमने, ठीक है। विड्थ है लेकिन हाइट तो 0 है, इस वजह से आपको हाइट नजर ही नहीं आ रहा है। बॉर्डर लगाने पर नजर आ रहा था क्योंकि वो बॉर्डर का हाइट था, ठीक है। तो हमने इनिशियली 0 रखा इसलिए ताकि भाई कुछ ना दिखे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने बोला जैसे ही कंटेनर पे हवर हो तो बॉटम 100 से यानी 100% से बॉटम को 0 कर दो। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर जो चीज अभी ओवरलेयर है वो नीचे तक आएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं सिर्फ ओवरलेयर नीचे तक ना आए, वरना जैसे बॉर्डर आ रहा था वैसे उठ के आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हाइट भी बढ़े, तो तब हमें कौन सा इफेक्ट दिखता है, हमें इस तरीके से एक इफेक्ट दिखता है, लाइक दिस। समझ में आया, ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अगर आप ये समझ चुके हैं तो आप इजीली ये चीज भी डिकोड कर पाएंगे कि भाई अगर मुझे नीचे से ऊपर करना है तो मैं कैसे करूंगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या क्या चीज आपको एज इट इज रखना है। विड्थ एज इट इज रहेगा, बढ़िया। लेफ्ट राइट ये सब सेम रहेगा, हाइट भी 0 ही रहेगा, ओवरफ्लो भी हिडन रहेगा। तो बदलना क्या है, आप कहेंगे भाई बॉटम प्रॉपर्टी को हम लोग ट्विक कर सकते हैं। तो पहले आप ऐसे करके ट्राई कर सकते हैं। सिंपल एनालॉजी में दिखा रहा हूं कि कैसे करके आप सीखते हैं। बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं ना कि आप पहले इसको 0 कर दे, इसको पहले से 0 कर दिया, अब देखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, मुझे यहाँ से इसको हटा देना है, ठीक है, अदरवाइज वो अननेसेसरी बग क्रिएट होगा। अब आप देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या बोला कि बॉटम 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो बॉर्डर था इसको अगर मैं यहाँ से कर दूं, हमारा जो ओवरलेयर है अब जाके नीचे बैठा हुआ है। लेफ्ट राइट तो वैसे ही 0 है, नीचे बैठा है, साथ साथ हाइट भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए नीचे नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक बार बॉर्डर लगा के आपको दिखाऊं ना, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर करना है मुझे, तो मैं बोलूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, और अब देखिए बल्कि रेड करता हूं तो नीचे नजर आएगा एज यू कैन सी। तो अब ये नीचे बैठा हुआ है, क्यों, मैंने बॉटम 0 कर दिया। अच्छा ठीक है, ये नीचे बैठा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता इस तरीके से कि भाई हवर करने पर क्या करो, बॉटम को 100% कर दो, बॉटम को 100% कर दो, और मैंने हवर किया तो भाई ये 100% हो गया, यानी अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। और साथ ही साथ अगर हमने हाइट को भी 100% कर दिया तो अब देखिए अब क्या प्रॉब्लम हुआ, समझ में आ रहा है क्या दिक्कत हो रहा है। यानी बात को समझिए कि अगर हमने यहाँ पर बॉटम को 100% किया और जब हाइट ना हो, अभी हमारे पास हाइट नहीं है, तब तो आपको ठीक लग रहा है। लेकिन आप भूल गए शायद कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि बॉटम 100, इसका मतलब ओवरलेयर का हाइट का बॉटम और हमारे डिफ का पेरेंट का टॉप। जाहिर सी बात है अगर मैं इस तरीके से हाइट जैसे ही लगा दूंगा ना, तो क्या होगा कि एक्चुअल जो डिव है, ये वाला डिव है ना, ये ऊपर चला जाएगा। एज यू कैन सी ये डिव एग्जैक्टली ऊपर चला गया। तो समझ में आया आपको, हमें इसको ऊपर नहीं पहुंचाना था, हमें इसको ऊपर नहीं पहुंचाना था, हम तो चाह रहे थे कि दिखे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 100% नहीं देंगे। अगर मान लीजिए मैं 50% देता हूँ तो आधा ऊपर जाएगा। देखिए अब मैं हवर करूंगा तो आधा ऊपर गया। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ऊपर जाए ही ना, तो क्या करेंगे, बॉटम को हटा देंगे यहाँ से। अब आपके जहन में ये आता होगा कि भाई अगर ऊपर जाए ही ना तो फिर ये काम कैसा कर रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ दिख क्यों रहा है जाते हुए। उसका पीछे रीजन ये है ना कि हाइट हम लोग बढ़ा रहे हैं 100%। जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए ये चीज, ये जो बॉटम है यानी ये जो बॉटम 0 है, अगर ये बॉटम 100% होता तब क्या होता, तब ये ऊपर होता। और अगर हम हाइट बढ़ाते तो हाइट तो नीचे की तरफ बढ़ता ना। और जब हमने बॉटम 0 कर दिया और हाइट को 100% किया तो इस बार हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्मूथ दिख रहा है ना, ये ट्रांजिशन की वजह से दिख रहा है। समझ में आया। अब आप लेफ्ट राइट भी बनाइए। अब हम लोग बॉर्डर को हटा देंगे, अब हम लोग एडवांस वाला बंदा हो गए, ठीक है, यानी अब आप बिगिनर नहीं है, आपको पता है। अब अगर लेफ्ट राइट का आप हटाएंगे सेम एनालॉजी के साथ, तो आपको पता है कि हाइट प्रॉपर्टी अब आपको पूरा चाहिए, विड्थ प्रॉपर्टी में आपको खेलना है। तो आप पहले सिंपल एनालॉजी क्या लगाएंगे, आप लेट्स से एक ट्राई कर सकते हैं कि भाई बॉटम को हटा दो और सेव करो। बल्कि इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग में सीखना होता है। आपने देखा अच्छा अब ये नीचे आ रहा है, तो ये तो मैं नहीं चाहता। आप बोलेंगे भाई हाइट प्रॉपर्टी को भी हटा दो और यहाँ पर विड्थ को डालो 100%। यानी ये बेसिक काम है जो आप टेस्ट ड्राइव करेंगे समझने से पहले। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आप जब एक दो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, उसके बाद आप उसको एनालाइज करके समझते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आप देखते ही बोल देंगे कि भाई यहाँ ये आएगा वहां वो आएगा, वो एक्सपीरियंस के साथ होगा आपके साथ, ठीक है। अब आप देखिए इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ से हाइट को भी 0 कर दिया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट जाए, लेफ्ट से राइट जाए, तो अभी क्या रखना पड़ेगा हमें, यानी वो जो बॉर्डर है उसको कहाँ रखना पड़ेगा। लेट्स से हम लोग बॉर्डर को एक बार देख लेते हैं यहाँ से, ताकि हमें भी समझ में आए। हमने बोला बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड, ठीक है। तो अब आप एक चीज गौर कर सकते हैं ना, मैंने हाइट को 100% कर दिया क्योंकि हमें हाइट तो 100% चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखिए अब ये कहाँ पर है, आप देख सकते हैं एज यू कैन सी, ये देखिए आप देख सकते हैं इस पे हवर होने में कैसा, यानी लेफ्ट साइड में हमें पूरा मिल रहा है लेकिन ये नीचे आ जा रहा है। यानी हम लोग इस पे हवर कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि भाई इसी के ऊपर हो, लेकिन ये तो नीचे आ रहा है। तो आप खुद सोचे कि ये अभी नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि टॉप प्रॉपर्टी से आप इसको ऊपर भी तो लगाते हैं। अब आप देखिए जैसे ही मैंने टॉप 0 बोला ये ऊपर आ गया, एंड दैट्स इट। एज यू कैन सी
आप लेफ्ट से राइट इसको लेके चले गए। कैसे करे काम किया? टॉप की मदद से आपने इसको ऊपर कर लिया, लेफ्ट की मदद से आपने बोला भाई 0 लेफ्ट, इसका मतलब ये लेफ्ट पे रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे रहेगा। और हवर करने पर आपने बोला भाई इसका विड्थ को बढ़ा दो, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ चला गया। अब लेट से अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं तो आप देखिए, ठीक है, इस तरीके से भी काम कर रहा है ये, ठीक है। हालांकि इसको करने का और भी तरीका है, ये करने का, इसको अचीव करने का और भी तरीका है, और भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसपे आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीका बताया जिससे आप खुद सीख सके और आपका जो लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी है ना वो काफी हद तक इंक्रीज हो कि सोचते कैसे करके है सीएसएस, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको हटा दूं तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, एज यू कैन सी। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई लेफ्ट तो हमने लगाया ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों लगाया था ना। जब देखिए लेफ्ट और राइट दोनों लगाया था ना, तो लेफ्ट के वजह से राइट ओवर राइट हो जा रहा था। तो यहाँ पर राइट लगाओ ना लगाओ बराबर है, मैंने राइट को हटा भी दिया तब भी ये सेम काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने लेफ्ट हटाया और उसकी जगह हमने बोला राइट, तो अब क्योंकि लेफ्ट नहीं है तो राइट ही काम करेगा। तब देखिए राइट से ठीक हो गया। हाइट को हमने 100% ही रखा तो हाइट 100% है। विड्थ को हमने 0 रख दिया तो यहाँ विड्थ बढ़ गया। अगर मैं इसको ऐसे कर देता, हाइट और विड्थ दोनों 0, और यहाँ पर अगर मैं हाइट और विड्थ दोनों को बढ़ाता तो क्या होता, करके देखते हैं। तो अब आप देखिए, आपको दिख रहा है, आपको अलग किस्म का ट्रांजिशन मिल रहा है कि विड्थ भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रहा है। तो आप देखिए आपको टॉप राइट कॉर्नर से ये दिख रहा है। अब आप अगेन टॉप राइट कॉर्नर से क्यों मिल रहा है? क्योंकि टॉप 0 है और राइट साइड से टॉप राइट कॉर्नर। अगर आप बोलेंगे भाई लेफ्ट कर देंगे तो हाँ बिल्कुल सही, आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इसको निकाल पाएंगे। एज यू कैन सी कितना आसान हो गया आपके लिए। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे अच्छा तो अगर मैं बॉटम कर दूं तो इस तरीके से, तो अब आप देखिए बॉटम लेफ्ट से निकल रहा है, और अगर बॉटम राइट लिख दूं तो क्या होगा, बॉटम राइट से निकलेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना, आप सोच पा रहे हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में सीएसएस को लिखा जाता है और किस तरीके से अपने मर्जी मुताबिक आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ऐसे डोमेन में जा रहे हैं ना जहां पर जैसे कि वेब एनिमेशन इंजीनियरिंग या मोशन डेवलपमेंट में आप जा रहे हैं, या गेम में जा रहे हैं जहां पर आपको एसवीजी के साथ एनिमेट करना होता है, इन डोमेन्स में आपको प्रोग्रामर की तरह सोचना पड़ता है डिजाइन करने से पहले। जैसे आपको पता है हम लोग जावास्क्रिप्ट जब पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग अपना दिमाग लगा रहे थे कि मुझे जावास्क्रिप्ट से या कंप्यूटर से या ब्राउजर के अंदर वो काम करवाना है जो मैं चाहता हूं वो करे। तो कैसे करवाएंगे? हमारे पास टूल है, लेकिन करवाने का तरीका जो एल्गोरिदम होता है वो आपको सोचना पड़ता है। तो बेसिक लेवल पे आप ये सोचते हैं कि बस काम कैसे हो जाए, उसके बाद एक बार जब आपको काम आ जाता है ना, फिर आप उसको रिफाइंड करते हैं कि अच्छे तरीके से कैसे लिखे। तो सीएसएस में अभी हम लोग किस लेवल पर है कि काम हो जाए, सिर्फ हमें लॉजिक लगाना है। अच्छे से कैसे लिखेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जब सीएसएस का फ्रेमवर्क ऐड होगा, ठीक है। तो काफी डिटेल टाइम लेकर हमने आपको ये एक चीज समझाया। अब इसको आप बोल सकते हैं टेक्निक है रियल वर्ल्ड का, या आप इसको, मैं तो इसको ये बोलूंगा कि भाई टूल्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका मैंने आपको बताया, जो बॉटम यानी जो बॉटम टॉप लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी का रियल वर्ल्ड यूज केस और स्टाइलिंग में कैसे होता है ये हमने आपको यहाँ पर डिटेल में समझाया। आई होप आपको मजा जरूर आया होगा ये समझकर कि कितना खतरनाक चीज हो सकता है पोजीशन प्रॉपर्टी से। यानी एक किस्म से एनिमेशन और ट्रांजिशन की तरह हमने बना दिया, और टोटल 4 और 4 8, बल्कि 8 के आप मल्टीप्लाई कर देना, तकरीबन 12 से 16 अलग अलग तरीके से आप ट्रांजिशन दिखा सकते हैं सिर्फ पोजीशंस को बदल कर, ठीक है। तो ये होता है असल क्रिएटिविटी। तो ये आप डिटेल से समझ गए। अब इसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे ना कि सीएसएस की मदद से आप इमेजेस को फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। क्या मतलब आप फिल्टर कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक IMG टैग लिया और इस टैग के अंदर मैंने एक सोर्स डाल दिया, तो ये हमारे पास एक इमेज आ चुका है। और यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, विड्थ और 200 पिक्सल देते हैं, और यहाँ से हाइट नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट दे देना अच्छा प्रैक्टिस है, 200 पिक्सल देते हैं, ठीक है। और वैसे बाय द वे इसके अंदर आप पिक्सल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसके बारे में हमने HTML में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। बल्कि मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ या 150, क्योंकि हमारा जूम काफी ज्यादा है ना, तो इसको भी मैं 150 कर देता हूँ यहाँ से, लाइक दिस, ठीक है। अब ये छोटा सा बन गया। अब इस पे, इस इमेज पे ना आप अलग अलग फिल्टर्स लगा सकते हैं ना। अलग अलग फिल्टर्स से मुराद क्या है? फिल्टर से मुराद वही फिल्टर है ना जैसे इमेज एडिटिंग में आप लगाते हैं कुछ फिल्टर्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इमेज है। अब फिल्टर सारा वैसे वैसे बाय द वे फिल्टर का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब देख लेते हैं। कोड आपको ऑलरेडी मैं दे दूंगा। तो मैंने IMG को डायरेक्ट टारगेट कर लिया, क्योंकि हम लोग एक इमेज को इस्तेमाल करेंगे मल्टीपल फिल्टर के साथ, और जो CSS का कोड है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट फिल्टर ही लिखेंगे, नाम एज यू कैन सी फिल्टर नीचे आ रहा है। अब इस फिल्टर में काफी सारा प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो पहले हम लोग ब्लर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर आपको कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा। तो मैंने बोला 2 पिक्सल, तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कितना ब्लर हो गया। अगर मैं बोलूंगा इसको 1 पिक्सल तो ये इतना ब्लर हुआ। मैं इसको बोलूं 0.5 और मैं इसको डायरेक्ट 5 बोल दूं, अगर ठीक है, 50 बोल दूं तो गायब भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो बाय डिफॉल्ट आप 1 पिक्सल या 2 पिक्सल इस्तेमाल करते हैं ब्लरी चीज को दिखाने के लिए। और ये जो ब्लर फंक्शन है बाय डिफॉल्ट इसमें 0 वैल्यू होता है, तो अगर आप कुछ डालेंगे नहीं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन था, आप समझ गए। इसके बाद एक आता है ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस के बारे में क्या
है ये एलिमेंट का ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। ठीक है, कैसे करके, सिंपल सा आप ब्राइट लिखेंगे और यहाँ से मैं कीबोर्ड बदलता हूँ अपना। जैसे आप ब्राइटनेस लिखेंगे, आप देखिए अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एज यू कैन सी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ क्योंकि अब एक ही फोटो जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्राइटनेस को बढ़ाया, हमने कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ब्राइटनेस का 0 होता है। अब हम लोग 100% अगर ब्राइटनेस कर दे इस तरीके से, तो अब देखिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं 150 करूं तो ब्राइटनेस बढ़ गया, यानी 100% से ऊपर जो भी लगाएंगे वो ब्राइटनेस बढ़ेगा, और 100% से नीचे जब आप कुछ लगाएंगे तो वो डार्क करेगा चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर यहाँ से बोलते हैं कि 90, तो अब देखिए इसने डार्क कर दिया। मैं बोलूंगा 60, इसने और डार्क कर दिया। मैंने बोला 30, इसने और ज्यादा डार्क कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि डार्क भी करना था और ब्राइटनेस का भी देना था, इस वजह से जो बेस लाइन है वो 100% से स्टार्ट होता है। तो 100% से नीचे 0 तक डार्कनेस है, पूरा 0 में पूरा ब्लैक हो जाएगा, और 100% में नॉर्मल है, और 100% के बाद जितना बढ़ाएंगे वो आपका ब्राइटनेस इंक्रीज होता रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। तो 100% इज डिफॉल्ट। तो ये भी आपको समझ में आ गया, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं। इसी तरीके से कॉन्ट्रास्ट होता है, वो एलिमेंट का कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता है। बाय डिफॉल्ट इसमें भी 100 वैल्यू होता है, यानी जैसे आपका दिख रहा है कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल वैसे दिखेगा। बढ़ाएंगे तो आगे की तरफ जाएगा, इंक्रीज होगा, और अगर घटाएंगे तो जाहिर सी बात है वो डिक्रीज होगा। तो 100% करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, एज यू कैन सी। द मोमेंट मैंने इसको बढ़ा दिया, मैंने इसको 150 कर दिया तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया, और द मोमेंट मैंने इसको सिर्फ 50 कर दिया, कॉन्ट्रास्ट घट गया। और अगर 0 कर देंगे तो पूरा ग्रे हो जाएगा ये, एज यू कैन सी। ठीक है, तो हम लोग इसको 90 पे रखते हैं इस तरीके से। तो ये भी सिंपल सा चीज था। और इसके बाद अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट के बाद हम लोग आते हैं ड्रॉप शेडो, यानी इमेज के ऊपर ड्रॉप शेडो इफेक्ट ये दिखाएगा। कैसे करके दिखाएगा, आइए वो भी देख लेते हैं। फंक्शन है, जाहिर सी बात है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे ड्रॉप लिखेंगे ड्रॉप शेडो फंक्शन आ गया। अब इसमें आप कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। एक तो आप एच शेडो पास कर सकते हैं, जिसपे आपको पिक्सल देना होगा, जो हॉरिजॉन्टल शेडो को दिखेगा। नेगेटिव वैल्यू देंगे तो शेडो लेफ्ट की तरफ जाएगा। और एक होता है वी शेडो, यानी वर्टिकल शेडो, उसमें भी आपको पिक्सल की तरफ देना है। नेगेटिव वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू नीचे की तरफ जाएगा। और तीसरा आपके पास होता है ब्लर का। आपको पता है बॉक्स शेडो टेक्स्ट इफेक्ट में भी ऐसे ही था, ऑप्शनल है वो ब्लर वाला। उसमें अगर आप देंगे ब्लर ज्यादा बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। और एक कलर भी है, वो भी ऑप्शनल होता है। तो वो चारों देके देख लेते हैं। पहले हम लोग डालेंगे हॉरिजॉन्टल, तो मैंने बोला हॉरिजॉन्टल 8 पिक्सल का हो जाए शेडो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला वर्टिकल भी 8 पिक्सल का हो जाए शेडो। अब आप देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है पूरा, लेकिन मुझे ब्लर करना है तो मैं बोलूंगा 10 पिक्सल का ब्लर हो जाए। अब आप देखिए ब्लर 10 पिक्सल का हो गया। साथ साथ शेडो का कलर दे सकता हूं मैं, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर ग्रे कलर का। तो अब देखिए 3D इफेक्ट एक तरफ से बन रहा है। ठीक है, यानी बॉक्स शेडो तो एक था, वो एक डिफ के ऊपर देते थे ना, यानी फिल्टर के मदद से भी आप शेडो दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो मैं कर सकता हूं यहाँ से कि 10 पिक्सल, यहाँ पर जाके भी 10 पिक्सल, यहाँ पर जाके 7 पिक्सल, और कलर को चेंज कर दिया। लेट्स से मैंने बोला लाइट ब्लू। ठीक है, लाइट ब्लू इस तरीके से। एंड द मोमेंट सेव किया, आप देखिए ये लाइट ब्लू सा एक कलर दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसमें भी अब क्रिएटिविटी है, आप जितना मर्जी अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और पैरामीटर्स के बारे में बता दिया, पहला होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल शेडो, तीसरा ब्लर है, और चौथा कलर है। पहला और दूसरा आपको देना पड़ेगा, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पिक्सल आपको देना ही पड़ेगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके बाद जो ब्लर और कलर है वो ऑप्शनल होता है। अब एक होता है ग्रे स्केल फंक्शन। आपको पता है ग्रे स्केल क्या होता है, वो इमेज को कन्वर्ट करता है ग्रे स्केल में। ठीक है, तो इसका भी एक फंक्शन आता है हमारे पास। आप बस लिखेंगे ग्रे, तब देखिए ये ग्रे, GRAY ग्रे, अब देखिए ग्रे स्केल आ गया। अब देखिए जैसे ही मैंने ग्रे स्केल का फंक्शन दिया तो 0 है, तब देखिए इसने ग्रे, जर्नल ग्रे कर दिया। इसमें मैं 1 बोलूंगा तो भी सेम है, 0 बोलूंगा तो भी सेम है। 60% अगर मैं बोल दूं इस तरीके से, तो आप देखिए अब ये 60% ग्रे है, यानी 0% में पूरा ग्रे कर देता है ये। ठीक है, तो 60% ग्रे इस तरीके से हो गया। अगर मैं यहाँ से लेट से बोलूँ 90%, इसका रेट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो आप देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर लेट से मैं बोलूँ 2%, तब देखिए अब ये ग्रे है ही नहीं, तकरीबन तकरीबन। ठीक है, सिर्फ 2% है। अगर मैं बोलूँ 1%, तो ना के बराबर ग्रे होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 बोलता हूँ, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 0 बोलता हूँ, दैट इज डिफरेंट। अगर मैं 100 बोलूँ तो 100 में आपको वैसे नहीं समझ में आएगा। मैं 70 बोलूँ तो अब देखिए 70, लेकिन अभी भी ग्रे है। लेकिन जैसे मैं परसेंट दूंगा तो इसका मतलब है कि 70% ग्रे करना है। ठीक है, तो आप परसेंटेज के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा सही होगा। तो अगर आप 1 देंगे या 100% देंगे वो पूरा ग्रे कर देता है, और अगर आप 0% या 0 देंगे तो वो नो इफेक्ट रखता है। तो परसेंटेज इस्तेमाल करना इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोड आपको मिल जाए। इसके बाद एक होता है हुई रोटेट। कलर रोटेशन अप्लाई करने के लिए, किसी भी एलिमेंट में अगर आपको कलर रोटेशन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फंक्शन है हुई रोटेट, ये जो हुई कलर होता है ना, उसको रोटेशन, मतलब रोटेशन को, उस कलर का रोटेशन को इमेज में डालता है। आप उसमें डिग्री डिफाइन करते हैं, वो बताता है कितना डिग्री में वो कलर जाएगा। और इसका जब एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो मैं सिंपल से बोलूंगा हुई, और हुई रोटेट यहाँ मिल गया। मैं बोलता हूँ लेट्स से 200 डिग्री। अब देखिए ये 200 डिग्री पे
वही हो रहा है। अगर मैं यहीं पर बोल दूं 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री पर हो रहा है। अगर मैं यहीं पर बोल दूं -90 डिग्री, तब ये -90 डिग्री पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हुई प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपके पास है, यानी फंक्शन बोल सकते हैं इसको, इन्वर्ट। अब ये इमेज का कलर को इन्वर्ट कर देता है। कैसे काम करता है, इसका एग्जांपल अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने इन्वर्ट किया, अब देखिए जब वैल्यू कुछ भी नहीं था, एम्प्टी है, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है। लेट्स से मैं 0 लगा देता हूँ, उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो एम्प्टी वैल्यू का मतलब 100% होता है, 0 का मतलब 0 है। अगर 1 करूंगा वो भी 100% होता है, 100% का मतलब भी 100% ही होता है। ठीक है, लेकिन 0 लगा दूंगा अगर, तो इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं। यानी अगर एम्प्टी रखा तो डिफॉल्ट वैल्यू 100%, 1 रखा तो भी फुल्ली इन्वर्ट कर देगा 100%, 100% रखा तो भी 100% कर देगा, 0 रखा तो कोई इफेक्ट नहीं। अब यहाँ पर आप 0.5 डाल सकते हैं, तो इस तरीके से हो गया। लेकिन आप परसेंटेज में डालेंगे वो सबसे बेस्ट होगा। लेट्स से मैं 60% डालता हूँ, तब देखिए 60% के हिसाब से चल रहा है। मैं 70% डालूंगा तो ये 70% हुआ, मैं 90% डालूंगा तो ये 90% हुआ, मैं 10% डालूंगा तो ये 10% हुआ। ठीक है, मैं 50% डालूंगा तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं 90 डालता हूँ यहाँ से, बल्कि 70 इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कभी भी ऐसा कुछ इस्तेमाल करेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि ये चीज सीएसएस में मौजूद है और अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आपको कोई एडिटर वगैरह ना खोलना पड़े, फोटोशॉप वगैरह को ये काम करने के लिए, या फिर इमेज को एक्सपोर्ट करके फिर आपको उसको कोई और जगह एडिटिंग करना ना पड़े, तो ये काम भी आप सीएसएस में कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स सीएसएस को एडिटिंग के लिए तो नहीं आता है, लेकिन बेसिक चीज जो है वो करता है ये। ठीक है, इसी तरीके से ओपेसिटी। अब ओपेसिटी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ओपेसिटी कैसे काम करता है। मैंने जैसे लिखा ओपेसिटी, तो अब देखिए ओपेसिटी अगर मैं 100 बोल दूं इस तरीके से ऐसे 100%, तो ये 100% होगा। द मोमेंट मैंने बोल दिया ओपेसिटी को 50%, तो 50% हो गया। 0% बोलूंगा तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, 0% में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं 50% रखना चाहता हूँ यहाँ से, इस तरीके से। और ये आपको ऑलरेडी मालूम है कि ओपेसिटी क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, और ओपेसिटी और आरबीजीए का जो ट्रांसपेरेंसी होता है ना, अल्फा चैनल, दोनों में फर्क हमने बताया था कि अल्फा चैनल में सिर्फ अप्लाई होगा कलर के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर नहीं होता है, जबकि ओपेसिटी एलिमेंट के ऊपर भी होता है। और इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर उस एलिमेंट के अंदर आपने कुछ लिखा है तो ओपेसिटी में वो लिखा हुआ भी बहुत धुंधला हो जाएगा, उसका ओपेसिटी भी कमेगा। जबकि आरजीबीए में या हुई ए में, एचएसएल ए में, इन सिनेरियो में क्या होता है कि अल्फा चैनल होता है। यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगा रहे होते, कलर के ऊपर लगा रहे होते। ठीक है, हमने इस पर डिटेल से डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद आपके पास एक सैचुरेशन का भी आता है। तो आपको पता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी इमेज का आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। तो सैचुरेशन अगर आप रखेंगे एम्प्टी तो इसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, 1 करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, और 100 करेंगे मतलब 100% में करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्राइटनेस की तरह काम करेगा। बढ़ाएंगे अगर, जैसे मैंने 150 किया तो अब देखिए सैचुरेशन बढ़ गया। अगर मैं 200 करूं तो अब देखिए सैचुरेशन बढ़ गया, बल्कि 1000 हो गया ये इस तरीके से। और अगर मैं 100 के नीचे जाऊं, लेट्स से मैंने बोला 90, तो अब देखिए सैचुरेशन कम हो रहा है। मैंने बोला 50 और कम हो रहा है, मैंने बोला 20 और कम हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये भी काफी सिंपल सा था। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए। इसके बाद हमारे पास एक आता है स्पिया फंक्शन। स्पिया फंक्शन क्या करता है ना, इमेज को कन्वर्ट करता है स्पिया टोन में, यानी वार्मर और ब्राउनिश येलो कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है, फंक्शन है हमारे पास। तो मैंने बोला स्पिया और स्पाई, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, स्पाई, स्पिया, व्हाटएवर। इसको अगर मैं, अब देखिए इसको 0 वैल्यू में, यानी मैंने वैल्यू डाला नहीं है, तो इसने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उस पर 100%। 0 करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी रखूंगा तो 100%, 1 रखूंगा फिर भी 100%, 100% रखूंगा फिर भी 100%, लेकिन 0 करूंगा तो इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 60%, तब ये 60% तक का अप्लाई करेगा। ठीक हो गया, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसी तरीके से इमेजेस के साथ लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेजेस का जो शेप है ना, उसको आप अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इमेजेस के ऊपर बॉर्डर वगैरह देखा था। ये लास्ट टॉपिक है जो कि एडवांस सीएसएस में आमतौर पे डिस्कस होते हैं। याद रखिए, एडवांस सीएसएस में सिर्फ वो टॉपिक डिस्कस नहीं होते जो वाकई कॉम्प्लेक्स हो। एडवांस सीएसएस में वो टॉपिक भी डिस्कस होते हैं ना जिसका इस्तेमाल बहुत रेयर होता है और एडवांस लेवल पे आपको जरूरत पड़ता है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टाइलिंग में उसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ। तो बहुत से लोग बोलते हैं यार ये एडवांस कहाँ है, ये तो बस आपने इमेज को ऐसे बदल दिया। तो एडवांस का मतलब हमेशा नहीं होता कि बहुत खतरनाक चीज आप पढ़ेंगे। एडवांस का मतलब ये भी होता है कि इस चीज का एप्लीकेशन बिगिनर्स करते नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होता है। यानी यहाँ पर आप ऑन द गो व्हाइट स्पेस कैनवा में बनाएंगे तो ये इजी होता है, लेकिन एप्लीकेशन वेबसाइट के अंदर इसको इंप्लीमेंट करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है वहां पर। ठीक है, तो इसको भी कमेंट आउट करते हैं यहाँ से। और अब क्योंकि इमेज के साथ ही करना है तो इस इमेज को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी इमेज लगा पड़ा है। अब इमेज के अंदर अगर मैं एक प्रॉपर्टी डालू, यहाँ से मैंने आईएमजी को टारगेट किया ऐसे, और मैं यहाँ पर अगर बोलूँ क्लिप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक क्लिप पाथ है। जैसे मैंने क्लिप पाथ किया, यहाँ पर आप देखिए सर्कल, एयर क्लिप, बहुत सारा है। तो मैं लेट्स से अगर सर्कल को ले लूं तो अब देखिए ये सर्कल कर दिया इसने। द मोमेंट मैंने सर्कल लिया इसने सर्कल कर दिया। मैं अगर 50% करूं तो भी ये सर्कल में ही है, यानी रेडियस की तरह काम कर रहा है, जैसे हमने इमेज के ऊपर बॉर्डर लगाया था। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं करता है, हम लोग इसको इस तरीके से भी काम कर सकते हैं ना, 50 एट राइट। तो आप देखिए इस तरीके से, ठीक है, यानी सेमी सर्कल की तरह आपने बना लिया। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं 50 एट लेफ्ट, इस तरीके
तरीके से, आप बोल सकते हैं एट टॉप और इस तरीके से बॉटम। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं बोल देता हूँ फिलहाल राइट इस तरीके से। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से ताकि इसका कोड आपको मिल जाए। अच्छा, एक और बहुत काम अच्छा कर सकते हैं, यानी जो बॉर्डर नहीं कर सकता वो ये कर सकता है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने इमेज को नहीं करता, अगर इस इमेज के आसपास कुछ लिखा हुआ भी है ना, ये उसको भी उसी हिसाब से स्टाइल कर देता है। क्या मतलब? तो एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया ना, यहाँ पर एक इमेज लेके आए, हमने एक डिव लेके आए बेसिकली, और इस इमेज को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ ताकि कोड आपको देना है, और इस स्टाइल को भी यहाँ से हम लोग कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज है, एज यू कैन सी ये इमेज है और इसके अंदर एक पैराग्राफ है सिंपल सा। अब मैंने यहाँ पर एक स्टाइल को सिंपल सा लगा दिया, जैसे मैंने पेस्ट किया आप देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ना तो आपको ज्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। मैं इसको 100% में जैसे ही डालूंगा, बल्कि 100 थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, तो लेट्स से मैं इसको 150 में डालता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखिए ये किस तरीके से हो गया, ऐसे आपको समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट ऐसे टेक्स्ट नहीं आता है, टेक्स्ट यहाँ पर से जाता नहीं है, टेक्स्ट यहीं पर रुका पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये कैसे करके हुआ? सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर जो हमारा डिव है उसको तो हमने बॉर्डर ग्रीन पिक्सल दिया है। ये वाला जो पिक्सल है ग्रीन है, आपको नजर ग्रीन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये पिक्सल छोटा है काफी, अब आपको ग्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्रीन है और हमने पैडिंग दिया 10% का, एज यू कैन सी पैडिंग है। लेकिन ये जो सर्कल के आसपास वर्ड्स आए ना, ये कैसे करके आया? पहले तो हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, अगर मैं इसको फ्लोट राइट कर देता, यानी फ्लोट प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है राइट, फ्लोट राइट सॉरी, इस तरीके से होता है। इसके बाद हमने बोला कि सर्कल को 40% में डालो और शेप आउटसाइड, यानी शेप आउटसाइड कौन सा है ना, ये 10% किया तो आप देखिए इस तरीके से, हमने 30% किया तब देखिए इस तरीके से। ठीक है, हमने 50% किया तो इस तरीके से, अगर हम लोग इस नंबर को बढ़ाए 60 इस तरीके से, 70 इस तरीके से, 80 इस तरीके से, 90 इस तरीके से, यानी कितना टेक्स्ट सर्कल के आसपास घुस सकता है। तो मैंने अगर 40 डाला तो आप देखिए तकरीबन पूरा टेक्स्ट ही जा रहा है, मैंने 20 डाला तो अब देखिए वो तकरीबन तकरीबन ओवरफ्लो कर जा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा रेंज होता है 45 के अराउंड, विच इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला भी काम आप कर सकते हो। अब आप खुद सोचे कोई बिगनर को इतना स्पेसिफिक एज केस हैंडल करने का प्रॉपर्टी क्यों जरूरत पड़ेगा? वो तो सीधा बोलेगा भाई इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है, इसको एक डिव में डालो, फ्लेक्सबॉक्स इस्तेमाल करो एंड दैट्स इट। लेकिन एडवांस लेवल पे बाज़-औक़ात आपको करना पड़ता है कि नहीं मुझे फ्लेक्सबॉक्स इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज पूरा का पूरा जो हमारा लेआउट है उसमें प्रॉब्लम आएगा, चेंजेस आएगा। ये चीज आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त समझ में आएगा। अभी तो हम लोग हर एक चीज को आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं ना, अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि रियल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। हालांकि आपको हर एक चीज आता होगा, उसके बावजूद आप हर एक स्टेप पर अटक जाएंगे, रुक जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि अब क्या करें। तो वो चीज एक्चुअल आपका दिमाग को खोलेगा और हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सारा। इतना प्रोजेक्ट बनाऊंगा कि फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में फ्रंट एंड का पूरा प्रिंसिपल और फंडामेंटल और स्टाइलिंग से रिलेटेड जो चीज होता है ना वो आपको कवर हो जाएगा बहुत इजीली, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं ना, और एक एक प्रोजेक्ट को इन डिटेल डिकोड करके समझने वाले हैं, और मॉडर्न प्रोडक्शन लेवल में जिस तरीके से डिजाइन होता है वो डिजाइन अप्लाई करने वाले हैं। यानी लिटरली अगर आप ये चीज सीख जाए जो प्रोजेक्ट में मैं आपको बताऊंगा, आप उसको अप्लाई करके लिटरली अपना टेम्पलेट बना के बेच सकते हैं। तो उस लेवल पे इंशाल्लाह मैं आपको लेकर जाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें फंडामेंटल्स कवर करना था जो हमने कर लिया। अब हम लोग एडवांस लेवल कवर कर रहे हैं, उसके बाद हमें फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड भी कवर करना है, फिर हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मीडिया क्यूरी को डिटेल में कवर करना है, तब जाके हमें वो प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और वो प्रोजेक्ट्स भी हम लोग एंड में स्टार्ट करेंगे ना, जहां पर पूरा का पूरा हम लोग एक वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग वेबसाइट के एक कंपोनेंट को डिजाइन करना सीखेंगे कि जैसे कि एक हेडर सेक्शन हो गया, एक हीरो सेक्शन हो गया, कॉल टू सीटीए बटन हो गया, फुटर हो गया, प्राइस सेक्शन हो गया, फीचर सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब चीज हम लोग मॉडर्न तरीके से कैसे स्टाइल करते हैं, एनिमेशन वाला भी स्टैंडर्ड वाला भी, हर तरीके से हम लोग देखेंगे। और जब ये सब चीज में हम लोग मास्टर बन जाएंगे, हर एक चीज का पीछे का बिहाइंड द सीन लॉजिक समझ जाएंगे, तब जाकर हम लोग कंप्लीट वेबसाइट का मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीन में मास्टर बनना चाहते हैं, फिलहाल के लिए तो फ्रंट एंड अभी दूर रखिए, इन तीनों में अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो फिर आपको ये चैनल को बुक मार्क कर लेना चाहिए और आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो जिस तरीके से हमने सर्कल यहाँ पर इस्तेमाल किया, इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से बंद करते हैं पूरा, और ये जो डिव है ना पूरा, इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, और ये जो इमेज वाला डिव था इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि वो मुझे एक एग्जांपल दिखाना था बोल के हमने उसको इस्तेमाल किया। अब दोबारा से हम लोग अपनी इमेज को टारगेट करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लिप पाथ में और क्या क्या होता है। बल्कि ये अलग चीज है, हाइफन के बाद आएगा, बल्कि ये पूरा ही गलत है, मैंने कर्ली ब्रैकेट के जगह कुछ और ही दे दिया, ये कर्ली ब्रैकेट होगा। और क्लिप पाथ में आपके पास एक होता है इलिप्स, इस पे आएंगे आप तो देखिए सर्कल है, लेकिन सर्कल को आप थोड़ा सा चपटा कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने इस पे 50% दिया, कुछ नहीं है, लेकिन
उसके बाद जैसे मैं 35% आप देखिए ये चेंज हुआ। लेट्स से मैं इसको 25% करूंगा, 15% करूंगा, 45% करूंगा, 55% करूंगा। एज यू कैन सी किस तरीके से ये चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये किस तरीके से। तो आप अपने मर्जी से ट्वीक कर सकते हैं, इवन आप इसको भी ट्वीक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, 40% कर दिया, 30% कर दिया, ठीक है, आप अपने मर्जी से इसको ट्वीक कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको 35 में ही रखते हैं इस तरीके से, यानी अलग अलग शेप में आप ट्राई कर सकते हैं। इवन आप ये काम भी कर सकते हैं ना, इलिप्स के साथ भी जो हम लोग आधा सर्कल बना रहे थे ना, वो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब देखिए मैंने इलिप्स बोला 50, ये 35% दिया, और अब इसी का मुझे आधा चाहिए, इसी का आधा, तो मैं बोलूंगा टॉप एट राइट, आधा मिल गया। और अब लेफ्ट बोलेंगे तो लेफ्ट साइड का मिलेगा, बॉटम बोलेंगे तो बॉटम का मिलेगा, टॉप बोलेंगे तो टॉप का मिलेगा, एंड यू नो द रेस्ट। सेम एज इलिप के साथ भी वो टेक्स्ट वाला जो हमने ऊपर एग्जांपल दिखाया था ना, ये वाला एग्जांपल आप एग्जैक्टली इलिप के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक पॉलीगॉन फंक्शन भी आपको मिलता है, मतलब आई डोंट थिंक सो आप कभी इसको यूज करेंगे, बट क्योंकि हम लोग सीएसएस का एक पूरा मास्टरी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी मुमकिन होता है, सीएसएस में किया जाता है, ठीक है। तो पॉलीगॉन भी आप बना सकते हैं। मसलन कैसे बना सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊं पहले, ताकि आपको समझ में आए, फिर उसका जो पैरामीटर्स है उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने बोला पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन के अंदर आ गया, लेट्स से मैंने बोला 50%, फिर मैंने बोला 0%, फिर मैंने बोला 100%, फिर मैंने बोला 50%, और बल्कि मुझे इन सब के बीच में कॉमा देना पड़ेगा। दोबारा से मैं लिखता हूं ताकि आपको चेंजेस भी राइट हैंड साइड में दिखता रहे। 50%, और उसके बाद मैं बोलूंगा 0%, देन कॉमा देना है, फिर आप बोलेंगे 100% और 50%, फिर आप कॉमा देंगे और आप बोलेंगे 50% और फिर 100%। तो आप देखिए इस तरीके से आप एक शेप निकाल के लाए, और फिर आप बोलेंगे 0% एंड देन 50%, इस तरीके से। तब देखिए आपने किस तरीके से एक पॉलीगॉन बना लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये परसेंट परसेंट, ये दो क्या चीज है, ये दो क्या चीज है, ये दो क्या चीज है, और ये दो क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गया, तीन पेयर हो गया, चार पेयर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एक पेयर हो गया, दो पेयर हो गया, तीन पेयर हो गया, चार पेयर हो गया, यानी एक्स और वाई एक्सेस में यहाँ पर आप खेल रहे थे। क्या मतलब, हर पेयर जो है ना, यानी हर पेयर जो है ये एक्स और वाई एक्सेस के बारे में बताता है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की तरह ये काम करता है, ठीक है। जहां पर कॉर्नर डिफाइंड होता है, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो है वो 100% में है, और राइट बॉटम भी 100% में है, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि कोई इस्तेमाल तो करता है नहीं, बट यू कैन इफ यू वांट, ठीक है। और इसके बाद एक और वैसे टॉपिक आता तो है सीएसएस के अंदर, इमेज से रिलेटेड। मैंने कहा ये लास्ट है, बट इसके बाद एक और आता है, तो चलो बता ही देता हूँ आपको कंप्लीटनेस के वजह से। हालांकि आप उसका इस्तेमाल आमतौर पे नहीं करते, मास्किंग आता है सीएसएस में, ठीक है। आमतौर पे आप मास्क कभी नहीं करते सीएसएस में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसके लिए फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। यानी रॉ सीएसएस में कोई भी आज के जमाने में तो मास्किंग करता नहीं, लेकिन आपको मास्किंग समझ में आए कि सीएसएस में होता कैसे है, वो आप देख लीजिए। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले तो मैं इधर आके दो इमेज लूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आया और एक IMG लिया, और इसके अंदर हमने एक सोर्स डाला, ठीक है। ये हमारा PNG है बेसिकली, और इसका कुछ विड्थ देंगे। लेट्स से मैं इसका विड्थ देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एक और इमेज लेंगे, इस इमेज में हम लोग अपना एक्चुअल बैकग्राउंड डालेंगे। तो लेट्स से मैं कोई बैकग्राउंड लेके आता हूँ, तो मैंने लेट्स से ये बैकग्राउंड लेके आया मैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये पॉलीगॉन शेप में आ रहा है क्योंकि ये दिया हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी ये हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज है, और इसको भी हाइट विड्थ थोड़ा लगा देते हैं। सो लेट्स से मैं इसका हाइट दे देता हूँ 400 पे, ठीक है, ऐसे। तो ये एक सिंपल सा इमेज है हमारे पास, और ये हमारे पास एक इमेज है। तब देखिए यहाँ पर ये काम प्रॉपर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने क्या किया, इसको पहले बंद करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेज लिया, ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, ये फॉरेस्ट वाला इमेज है। पहले वाला इमेज हमने हटा दिया। यहाँ पर हमने एक वेबकिट मास्क इमेज लिया, उसके बाद उसमें यूआरएल डाला, और वो यूआरएल डाला जो इमेज ट्रांसपेरेंट होगा, PNG। लेकिन ये PNG काम नहीं कर रहा, दूसरा लेके आऊंगा मैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमने बोला कि इमेज मास्क यूआरएल कौन सा होगा, तो हमने सेम यूआरएल दिया, और फिर हमने बोला रिपीट मास्क रिपीट नो रिपीट। तो पहले मैं सही इमेज लेके आता हूँ, तब जाके वो समझ में आएगा आपको। सो लेट्स से मैं यहाँ पर आके चेंज करता हूँ ऐसे। ओके, तो यहाँ पर मास्किंग का लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया। उसका पीछे रीजन ये था कि एक तो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी दिक्कत होता है, प्लस आप मास्किंग में मैंने डायरेक्ट ट्राई किया लिंक, यानी डायरेक्ट इस्तेमाल करके, बट वहां पर बहुत ज्यादा इशू हो रहा था, तो मेरे इसमें डायरेक्ट लिंक चला नहीं, तो मैंने डाउनलोड कर लिया इस वजह से। और उसके बाद मैं इसको आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, और हमने बोला मास्क 1। इसके बाद हमने यहाँ पर SRC में ये वाला इमेज डाला, और ये ऑल्टरनेटिव है, इसका हाइट और विड्थ डाल दिया। यहाँ पर आके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं डॉट मास्क 1, और इसके बाद हम लोग इस पे लिख सकते हैं हाइफन वेबकिट, एज यू कैन सी ऑप्शन आ रहा है, और फिर आप बोलेंगे हाइफन मास्क। अब देखिए अब कटा हुआ आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी इज नॉट स्टैंड अलोन, यानी इस पे बाकी आगे बाद में बात करेंगे कि कैसे करके क्यों ये बता रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर मास्क इमेज का एक ऑप्शन है, इसको ले लेंगे। इसके बाद एक URL का ऑप्शन आएगा, इसको ले लेंगे। इस URL के अंदर मैंने लोकली एक PNG डाउनलोड किया हुआ है,
है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप भी एक पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं, W3 लोगो मैंने किया हुआ है। एज यू कैन सी द मोमेंट हमने ये अप्लाई किया तो ये जो हमारा इमेज था ना उसके ऊपर ये मास्क हो गया, ठीक है, ये मास्क हो गया और अभी उसके अंदर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मास्किंग। ये रिपीट बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मास्क रिपीट, और आप बोल देंगे नो रिपीट, तो अब ये मास्क रिपीट नहीं होगा। इसके बाद साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि मास्क इमेज, और उसके बाद उसमें यूआरएल प्रॉपर्टी एक मिलता है, इसको भी लाजिम इस्तेमाल करना है आपको, और इस तरीके से आप जब इसको अप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। आप देखिए वेबकिट को हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया, तब भी मास्क इमेज की वजह से ये चल रहा है, ठीक है। वेबकिट के बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेबकिट होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो यही होता है मास्किंग। एक और चीज इंपॉर्टेंट है मास्किंग में, अब रिपीट नो रिपीट आपको पता है वही वाला बैकग्राउंड वाला सीन है कि रिपीट नो रिपीट कैसे करेंगे, यह इमेज लगाएंगे, लेकिन एक होता है कि इसका पोजीशन को भी आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, ठीक। तो आप बोल सकते हैं कि मास्क पोजीशन इस तरीके से, और मास्क का साइज भी कर सकते हैं। तो पोजीशन में मैं बोलूंगा सेंटर, तो आप देखिए इमेज के सेंटर में ये आ गया, ठीक है। आप टॉप भी बोल सकते हैं, आप बॉटम बोल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और भी कई सारा प्रॉपर्टी होता है मास्किंग के अंदर, मतलब मास्क क्लिप जो होता है वो इफेक्ट करता है मास्क वाला एरिया पे। इसी तरीके से मास्क कंपोस्टिंग, मास्क इमेज, मास्क मोड, ओरिजिन, पोजीशन, रिपीट, साइज एंड टाइप में आप एसवीजी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक इस्तेमाल ये कर सकते हैं मास्क इमेज के अंदर, यानी इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट ऐसे, और अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज ना इस्तेमाल करके हम लोग कलर इस्तेमाल करेंगे। क्या मतलब ये है कि मैं मास्क 1 बोलूंगा और डॉट लगाऊंगा बिकॉज दिस इज अ क्लास, एंड देन मैं यहाँ पर बोलूंगा लेट्स से इमेज मास्क, बल्कि मास्क इमेज होता है, और इसके अंदर यूआरएल की जगह मैं बोलूंगा लीनियर ग्रेडियंट। जाहिर सी बात आपको पता है ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला ब्लैक और ट्रांसपेरेंट, अब देखिए द मोमेंट मैंने ब्लैक और ट्रांसपेरेंट बोला तो इस तरीके से इसने एक लीनियर इफेक्ट क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से आप एक काम कर सकते हैं ना कि डिफ के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, डिफ के ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप इजीली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और फिर आप मास्क भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं इसको हटा के एक डिव लेके आता हूँ, कमेंट आउट किया हमने, ये एक डिव आ गया हमारे पास, और स्टाइल में आके इस तरीके से हमने पेस्ट किया। तो आप देखिए ये एक सिंपल सा इमेज है, उसके ऊपर हमने ये, लेकिन ये क्या है आप देखिए, अगर मैं यहाँ हूँ तो ये हमारा डिव है, डिव के अंदर हमने मास्क 1 इस्तेमाल किया, और यहाँ पर पेरेंट टैग यानी पैराग्राफ टैग, इसमें कोई इमेज नहीं है। तो हमने क्या किया, मास्क 1 के अंदर ही बैकग्राउंड इमेज यानी बैकग्राउंड यूआरएल के जरिए हमने इसको एज एन इमेज बना दिया, और मास्क हमने करके इस पे लीनियर ऊपर में इमेज के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो मास्क का इस्तेमाल लीनियर कलर लगाने के लिए भी कर सकते हैं, कोई भी कलर लगाने के लिए कर सकते हैं, और इमेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम एज जैसे बैकग्राउंड में करते थे। तो दोनों को मर्ज करके भी आप कुछ काम कर सकते हैं, और टेक्स्ट स्पेशली आ रहा है क्योंकि भाई ये तो डिव है नॉर्मल। और इसके अलावा जो भी ग्रेडियंट से रिलेटेड हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी ना वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक टॉपिक एसवीजी मास्किंग के साथ, यानी मास्किंग के साथ एसवीजी। ऑफ कोर्स हम लोग उसको टच नहीं करने वाले बिकॉज एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स को हम लोग डिटेल से डेडिकेटेड कोर्स में पढ़ेंगे, और कैनवा को भी पढ़ेंगे, उस वक्त हम लोग ये सब सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी के साथ बाय द वे हमारा जो इमेज का जितना भी चक्कर था, बेसिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस, सब कवर हो जाता है हमारा, ठीक है। पूरा का पूरा इमेज हम लोग कवर कर चुके हैं सीएसएस में। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीएसएस में विच इज मल्टी कॉलम का टॉपिक। ये असल में होता क्या है, देखिए टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में सेपरेट करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत सीएसएस का प्रॉपर्टी है, मजा आता है बहुत, और इतना आसान है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। देखिए मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, मैंने बोला न्यूज, इस डिव के अंदर मैंने लॉरम 30 रख दिया, तो आपको दिख रहा है अब ये डिव इतना बड़ा है। अब मैं जाके अगर सिंपल सा डॉट न्यूज, बल्कि एस था कि नहीं था, न्यू, ठीक है, न्यू था, तो न्यू के अंदर अब मैं सिंपल सा जाके लेट से अगर बोलूं कॉलम, अब देखिए कॉलम हमारे पास एग्जांपल आ रहा है, और मैं यहाँ पर बोलूं कॉलम काउंट, ठीक है, कॉलम काउंट, कॉलम काउंट में जाके जैसे मैं 2 बोलूं तो आप देखिए ये जो है ना ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, ये 2 हिस्सों में बढ़ गया, यहाँ से गया फिर यहाँ फिर यहाँ, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ये अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे मैंने कॉलम 2 किया 2 हिस्सों में बढ़ गया, कॉलम 3 किया 3 हिस्सों में, 4 किया 4 हिस्सों में, ठीक है। तो आमतौर पे 3 ठीक है, छोटा स्क्रीन में 2 रहता है। अब देखिए कितना इजीली हमने पूरा का पूरा टेक्स्ट को कॉलम में बना दिया, और ये बराबर हुआ है, एज यू कैन सी पूरा बराबर सेपरेट हुआ है, यानी कोई फ्लेक्स बॉक्स कोई ग्रिड इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप जो कॉलम के दरमियान गैप्स है ना उसको भी मेंटेन कर सकते हैं, यानी उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कॉलम गैप, उसमें आप बोल सकते हैं 10 पिक्सल, तो आप देखिए गैप कम हो गया। लेट से मैं इसको बढ़ाता हूँ यहाँ से 20 पिक्सल, तो अब देखिए गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, 30 पिक्सल और ज्यादा हो गया, 40 पिक्सल और ज्यादा हो गया। तो बाय डिफॉल्ट 30 पिक्सल या 20 पिक्सल बेस्ट रहता है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि कितना गैप आपको चाहिए। सिंपल सा एक फंक्शन आपने यानी एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की और गैप दे दिया। और जहां तक बात करें कॉलम काउंट के प्रॉपर्टी के बारे में, तो कॉलम काउंट का इस्तेमाल जाहिर सी बात है डिवाइड करने के लिए होता है पूरा का पूरा कॉलम को, और डिफॉल्ट वैल्यू इसका ऑटो होता है, इनहेरिट नहीं करता ये। और इसका जो वैल्यू होता है ये 4 पैरामीटर ले सकता है। एक तो ये नंबर लेगा जो कि ऑप्शनल है,
और जो कि हमने जिस तरीके से यहाँ दिया है। दूसरा ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो में ये दिखता है ना कि अदर प्रॉपर्टी क्या लगा हुआ है, यानी कॉलम से रिलेटेड कॉलम विड्थ होता है और दीगर प्रॉपर्टी को देख के ये अपने हिसाब से एक काउंट को चूज कर लेता है। इसके बाद एक होता है इनिशियल, इनिशियल में आपका वैल्यू सेट रहता है, यानी जो डिफॉल्ट वैल्यू था अभी ऑटो वही सेट रहता है। और एक होता है इनहेरिट, अगर आप चाहे तो इनहेरिट करवा सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर गैप भी इस्तेमाल किया। अगर गैप की बात की जाए तो कॉलम जो है ये एक तरफ से ग्रिड होता है, ये जो कॉलम है ये एक तरफ से एक तरीके का ग्रिड है, ठीक है। और एज यू कैन सी आप देखिए स्ट्रेट में एकदम यहाँ पर अलग है और यहाँ पर बिल्कुल बीच में स्पेस है, ठीक है, ग्रिड की तरह काम करता है। तो इसका गैप जो है वो आपको बताया जाता है कि कितना गैप आपको देना है इन बिटवीन दीज। तो इसका प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो इनिशियल इनहेरिट जो होता है वो तो नहीं होता है, डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्मल होता है, यानी बाय डिफॉल्ट देगा। पैरामीटर की बात करें तो एक तो इसमें लेंथ दिया जाता है, जैसे आपने दिया 20 पिक्सल कम ज्यादा। दूसरा होता है नॉर्मल, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट 1 EM के बराबर होता है, ठीक है। 1 EM का मतलब बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल, यानी HTML रूट 16 में रहता है। हमने ऑलरेडी यूनिट्स के ऊपर इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। एक होता है इनिशियल प्रॉपर्टी जो कि डिफॉल्ट वैल्यू लेता है और इनहेरिट आप करवा सकते हैं। इसके बाद एक आता है कि कॉलम रूल्स, यानी कॉलम का बहुत सारे रूल्स है, कौन कौन से रूल अप्लाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉलम स्टाइल। तो यहाँ पर जाके मैं जैसे ही लिखूंगा कॉलम स्टाइल, जैसे मैंने कॉलम रूल स्टाइल लिखा, इसमें मैं बोल सकता हूँ सॉलिड, यानी ये बॉर्डर के प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। एंड एज यू कैन सी राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इस तरीके से कॉलम आ चुका है। तो अगर ये जो कॉलम रूल स्टाइल है इसके बारे में बात कर ले डिटेल में, तो आपको पता है यहाँ बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, जैसे बॉर्डर में आ सकता है, सॉलिड है, डॉटेड है, वगैरह वगैरह। जहां तक बात करें इसका प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, तो नन होता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, जो कि डिफॉल्ट होता है, ठीक है। हिडन का मतलब होता है कि भाई ये हाइड कर लेगा, डॉटेड का मतलब डॉट दिखेगा, डैश का मतलब डैश, सॉलिड का मतलब जो आपको दिख रहा है, डबल का मतलब डबल, ग्रूव, रिजिड, इंसर्ट, आउटसेट, इनिशियल और इनहेरिट, ठीक है। इसके बाद आप कॉलम का विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कॉलम रूल विड्थ। तो कॉलम रूल इस तरीके से, और आप यहाँ पर जाके विड्थ को सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 1 पिक्सल किया, आप देखिए अब ये पतला हो गया, यानी ये बॉर्डर के विड्थ के जैसा आप समझ सकते हैं, क्यास कर सकते हो उस पर। अगर मैं इसको लेट्स से 5 पिक्सल करूँ तो काफी मोटा हो गया, 3 पिक्सल में इतना, 2 पिक्सल में इतना और 1 पिक्सल में काफी पतला हो गया। और अगर मैं कॉलम रूल विड्थ की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट इसमें मीडियम होता है, इनहेरिट नहीं करता है ये। और अगर इसके पैरामीटर्स की बात करूं तो एक तो होता है मीडियम जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, यानी 2 पिक्सल के बराबर, जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा था जब हमने लगाया नहीं था। एक होता है थिन, यानी 1 पिक्सल के बराबर। एक होता है थिक जो कि 4-5 पिक्सल के बराबर होगा। एक लेंथ हो सकता है कि आप विड्थ बकायदा दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया 1 पिक्सल। इस तरीके से इनिशियल प्रॉपर्टी होता है जो कि डिफॉल्ट में होता है, यानी मीडियम, और एक इनहेरिट भी है, तो आप इनहेरिट भी चाहे तो करवा सकते हैं। तो कॉलम रूल विड्थ भी काफी सिंपल था। इसके बाद जाहिर सी बात है कलर प्रॉपर्टी भी होता है कॉलम का। तो अगर आप इस तरीके से बोलेंगे कि कॉलम रूल्स, और ये रूल्स लगा लगा के आपको लगाना है, ठीक है। कलर, तो कलर में आके जैसे आप बोलेंगे लेट्स से लाइट ब्लू, तो आप देखिए लाइट ब्लू हो गया, हालांकि आपको ये नजर आ नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ पर्पल लगा देता हूँ, तो देखिए पर्पल अब नजर आ रहा है। अगर मैं इसको 2 पिक्सल लगा दूं ऐसे, तो आपको पूरा पर्पल नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अगर डिस्क्रिप्टिव कलर में लेके चलते हैं, लाइक CN या एक्वा के आसपास में लेके चलूं इसको अगर इस तरीके से, तो आप देखिए आपको पूरा नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हम लोग कलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर पढ़ ले, यानी कॉलम रूल्स कलर के बारे में, तो इसका करंट कलर जो होता है वो होगा जो एलिमेंट का कलर होगा, यानी एलिमेंट ब्लैक है तो करंट ब्लैक ही होगा, इसीलिए आप देखिए बाय डिफॉल्ट ब्लैक आया, कोई इनहेरिट प्रॉपर्टी इसमें होता नहीं है। वैल्यू की जहां बात की जाए सिर्फ 3 वैल्यू होता है। एक होता है कि भाई इनहेरिट करवा सकते हैं, दूसरा इनिशियल वैल्यू होता है जो कि डिफॉल्ट होता है, इसका मतलब एलिमेंट वाला ही वैल्यू, और एक होता है कलर जो आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद एक होता है शॉर्ट हैंड, जिसमें आप कॉलम रूल बोल के सब लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ से डबल करूं ऐसे, और इसमें आके अब मैं यही सब रूल, यानी सॉलिड, 2 पिक्सल और CN एक बार में लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा कॉलम रूल, मैंने बोला कॉलम रूल, और यहाँ पर मैं आके बोल सकता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड और रेड, ठीक है, इस तरीके से, यानी वही बॉर्डर का तरह आप समझ लीजिए, ये पूरा इस तरीके से काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आप काफी सारा काम कर सकते हैं। लेट्स से इस डिफ के अंदर मैंने H2 लिखा और मैं बोला आई एम हेडिंग 2। अब आप देखिए मैंने जैसे ही बोला आई एम हेडिंग 2, तो बाय डिफॉल्ट इसने उसको पहले वाले बॉक्स के अंदर डाल दिया और टेक्स्ट को शिफ्ट करवा दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि भाई ये हेडिंग ही बन जाए। तो कैसे बनाऊंगा, इसके लिए भी कॉलम आपको बहुत सारा चीज प्रोवाइड करता है। पहले तो मैं H2 को टारगेट करूंगा यहाँ से, इस पे जाके आप बोल सकते हैं कि कॉलम स्पैन, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ से कॉलम और पैन। द मोमेंट आपने कॉलम स्पैन किया, यहाँ पर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने ऑल किया तो अब ये सबसे ऊपर आ गया। द मोमेंट ये सबसे ऊपर आया तो बस सिंपल सा बात है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए, बीच में आ गया, ठीक है। अब कॉलम स्पैन के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, जो प्रॉपर्टी अभी हमने इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने भी कॉलम है उससे ऊपर वो चला जाएगा। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कितने के ऊपर जाएगा, यानी क्या सब कॉलम से ऊपर चले जाए या कितना से ऊपर चले जाए, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू नन होता है, इस वजह से ये किसी के ऊपर भी नहीं गया था। बाय डिफॉल्ट आपने देखा ये पहले वाले में चला गया था, ठीक है। इनहेरिट कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है। जहां तक बात है सपोर्ट करने का, कौन कौन सा पैरामीटर ये सपोर्ट करता है, तो एक तो होता है डिफॉल्ट। तो इससे क्या होगा, डिफॉल्ट का मतलब 1 होता है। 1 का मतलब इन द सेंस कि सिर्फ पहले कॉलम को ऊपर वो जाएगा, इसीलिए आप देखिए पहले कॉलम के सिर्फ ऊपर वो था। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कमेंट करूं, आप देखिए ये सिर्फ पहले
पहले कॉलम के ऊपर था, यानी पहले वाले कॉलम के ऊपर आया, ठीक है, यानी ये कॉलम मान के चलेंगे तो इसके ऊपर आया, लेकिन जैसे मैंने ऑल किया तो अब ये सबके ऊपर आ गया, तो एक तरफ से ये हेडिंग बन गया। तो एक होता है नन जिसमें वो बाय डिफॉल्ट पहले वाले के ऊपर होता है, एक होता है ऑल जो सबके ऊपर जाएगा, एक होता है इनिशियल यानी डिफॉल्ट वैल्यू होगा यानी नन, और एक होता है इनहेरिट यानी उसका पेरेंट का जो भी रहेगा वो ले सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम का विड्थ भी आप दे सकते हैं, तो कैसे करके देंगे, डायरेक्ट कॉलम विड्थ आप लिख सकते हैं इस तरीके से, कॉलम विड्थ यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, तो लेट्स से मैं इस पे देता हूँ 100 पिक्सल, और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग एक काम करेंगे ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं खास करके इसको यहाँ से पूरा कमेंट आउट करके कोड आपको दूंगा, देन आके मैं इस H2 को यहाँ से पहले कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं सिंपल सा लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाता है ना बाय डिफॉल्ट, तो इस वजह से वो काम नहीं करता। आप देखिए द मोमेंट मैंने 100 पिक्सल विड्थ किया कॉलम में, और लेट से मैं कॉलम अगर काउंट लगा दूं और यहाँ पर 3 कर दूं, तो आप देखिए कॉलम काउंट ओवरराइड कर रहा है कॉलम विड्थ को, ठीक है। तो कॉलम काउंट हम लोग को यहाँ से हटाना है, और मैं बोलूंगा कि काउंट मत करो, विड्थ के हिसाब से कॉलम बनाओ कि 100% कहाँ कहाँ होगा, और ये H1 को मैं बाहर कर देता हूँ फिलहाल ताकि ये बाहर रहे। आप देखिए इसने 100% के हिसाब से 1 2 3 4 5 कॉलम बना दिया। मैं अगर बोलूंगा 200 के हिसाब से बनाओ, इसने 3 बनाया, मैं बोलूंगा 300 के हिसाब से इसने 2 बनाया, मैं बोलूंगा 400 के हिसाब से इसने एक ही कॉलम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेट्स से 2 पिक्सल यानी 200 पिक्सल। तो ये भी आपको एक आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं, और मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ क्योंकि H2 के बाद ही आएगा, ठीक है, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर कॉलम विड्थ का बात किया जाए तो ये स्पेसिफाई करता है कि कॉलम का विड्थ कितना होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप बोलते हैं काउंट, तो वो काउंट के बेसिस पर ही दिखाएगा आपको, चाहे आप ज्यादा ही क्यों ना डाल दे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको दोबारा से ऑन करूं और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करके यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं काउंट में, और मैं यहाँ पर बोलूं लेट्स से 10, तो आप देखिए इसने 10 कर दिया, भले ही आपका 10 यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये कर देगा 10, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिर्फ। काउंट का मतलब है कि बस जितना मैंने बोला उतना बनाओ, दैट्स इट, मुझे नहीं पता कैसे लग रहा नहीं लग रहा बना दो। और विड्थ का मतलब है कि भाई विड्थ के हिसाब से बनाओ, ठीक है, हर कॉलम इतना बड़ा विड्थ का होना चाहिए, ठीक है। तो यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। पैरामीटर की बात की जाए तो एक तो होता है ऑटो यानी ऑटोमेटिक काम करेगा, ब्राउजर डिफाइन करेगा कि हर विड्थ कितना होना चाहिए, दूसरा लेंथ प्रॉपर्टी जिसमें आप बताते हैं खुद से विड्थ का लेंथ, तीसरा इनिशियल होता है जो कि डिफॉल्ट होता है, और चौथा होता है इनहेरिट जो आप करवा सकते हैं अपने पेरेंट्स से। तो ये था कॉलम के बारे में इन डिटेल, जो आई होप आपको समझ आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा, ठीक है। तो ये काफी हैंडी प्रॉपर्टी हो जाता है, खास करके जब आपको कोई छोटा मोटा चीज करना हो, या फिर पूरा का पूरा लेआउट से आपको नहीं लेना देना करना है, यानी पूरा का पूरा लेआउट में आप नहीं कुछ करना चाहते, लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन आप अपने कंट्रोल में चाहते हैं, ये बहुत सही है। और खास करके जब आप कोई डॉक्यूमेंटेशन टाइप कुछ बना रहे हो, या कुछ भी जो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, लेकिन आप टेबल के जितना कोड लिखना नहीं चाहते, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ वे टू डू इट। उनमें से एक कॉलम भी था जो कि कई सिनेरियो में बहुत फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्स ब्लॉक्स, ग्रिड, टेबल, इन सब से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूजर इंटरेक्शन। अब आप बोलेंगे यूजर इंटरेक्शन सीएसएस में, हाँ, अब यहाँ यूजर इंटरेक्शन से मुराद क्या है। अब देखिए सीएसएस में यहाँ पर 2 टॉपिक आता है जो हम लोग पढ़ेंगे, एक आता है रीसाइज का टॉपिक, दूसरा टॉपिक आता है, मैंने पाइप लगा दिया, आउटलाइन ऑफसेट। अब ये दोनों चीज होता क्या है, रीसाइज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है ना कि किस तरीके से एलिमेंट रीसाइज कर सकता है यूजर, यानी कोई भी एलिमेंट को अगर यूजर रीसाइज कर पाए या ना कर पाए, और अगर कर पाए तो कैसे कर पाए, ये रीसाइज प्रॉपर्टी में आता है। जिसमें हॉरिजॉन्टल रीसाइज करने का आप ऑप्शन दे सकते हैं विड्थ, यानी हॉरिजॉन्टल रीसाइज यूजर कर सके यानी विड्थ में रीसाइज कर सके। एक आप ऑप्शन देते हैं कि वर्टिकल रीसाइज यूजर कर सके, हाइट में कर सके। एक आप ऑप्शन देते हैं कि बोथ, भाई यूजर वर्टिकल भी रीसाइज कर सकता है, हॉरिजॉन्टल भी रीसाइज कर सकता है। और एक आप प्रॉपर्टी देते हैं नन, कि भाई यूजर रीसाइज कर ही ना पाए। और जब हम लोग रीसाइज की बात करते हैं, आपने ऑलरेडी एचटीएमएल पढ़ा हुआ है, तो आपके जहन में आएगा यार ये तो फॉर्म की बात हो रही है। नहीं, यहाँ फॉर्म की बात नहीं हो रही है, कोई भी एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई भी। तो अब क्या करूंगा मैं, इसी एलिमेंट को, इसी डिफ को मैं इसके अंदर डाल दूंगा पहले, इस H1 को। तो अब ये डिफ के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, ये न्यू क्लास है ना, मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने बोला लेट्स से डॉट न्यू, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर बोला रीसाइज, और इसके बाद मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद मैंने बोला ओवरफ्लो, और मैंने बोला ऑटो। तो अब आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए मेरा कर्सर भी बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं हॉरिजॉन्टली इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बॉर्डर भी लगाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर के पास इस तरीके से यहाँ पर ये, लेकिन मैं जब नीचे खींच रहा हूँ, देखिए मेरा कर्सर नीचे जा रहा है, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है, बट ये राइट और लेफ्ट जा रहा है, जबकि ये एक डिव है, इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता, ये रीड ओनली है। लेकिन आप इसका साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कई एक सिनेरियो में ऐसा जरूरत पड़ता है जब आप चाहते हैं कि यूजर उस बॉक्स को, पर्टिकुलर चीज को छोटा बड़ा कर सके। हालांकि ये दिखने को ज्यादा मिलता नहीं है, रेयर है थोड़ा, लेकिन हाँ ऑप्शन तो है यहाँ पर, ठीक है। तो
ये कोड मैं आपको यहाँ से दे दूंगा। इसके बाद हम लोग एक बार वर्टिकल को भी देख लेते हैं कि वर्टिकल दिखता कैसा है। हालांकि है तो काफी सिंपल। वर्टिकल किया हमने, तो अब आप देखिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ले जाकर पा रहा है। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, ये नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर नीचे ठीक जा रहा है। मैं एकदम छोटा कर देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ स्क्रॉल बार आ गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और मैं चाहूँ तो नीचे कर सकता हूँ जितना चाहूँ, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से एक आता है बोथ। अब जैसे मैं यहाँ पर बोथ कर दूंगा ना ऐसे, तो अब आप देखेंगे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके जा पा रहा हूँ और नीचे भी लेके जा पा रहा हूँ। तो अब ये पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में है। और बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट एरिया होता है ना, जो हम लोग फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी ऑन होता है। आप वहां पर जाके भी बंद कर सकते हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट एरिया में जाके भी नन कर देंगे, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक हमारा होता है नन का प्रॉपर्टी, ठीक है। नन तो जाहिर सी बात है, नन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट दिया होता है, जहां पर आप देखिए आपको एरो नजर नहीं आ रहा और ना ही आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसको रीसाइज डिसेबल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको खास करके आप इस्तेमाल कब करते पता है? इसको आप डिव में इस्तेमाल करते भी नहीं है, क्योंकि डिव में तो बाय डिफॉल्ट ही ये नन होता है। आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट एरिया में, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ टेक्स्ट एरिया, और इसके अंदर लेट्स से हमने लिखा कुछ भी लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अब देखिए टेक्स्ट एरिया बाय डिफॉल्ट इस तरीके से देता है, लेकिन मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से बोला टेक्स्ट एरिया को टारगेट किया हमने, और मैंने बोला रिसाइज को नन कर दो। तो अब देखिए यहाँ से वो एरो हट गया और ये रिसाइज हो नहीं सकता, ठीक है। एज यू कैन सी अब ये रिसाइज नहीं हो पाएगा। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। काफी सिंपल सा टॉपिक था वैसे ये, और इन सबको कमेंट आउट करेंगे। 200 लाइन के अराउंड हमने सीएसएस लिख दिया बाय द वे, और इसको भी पूरा कमेंट आउट करता हूँ मैं यहाँ से। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या था? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये आउटलाइन ऑफसेट। अब भला ये आउटलाइन ऑफसेट क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है? आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी ऐड करता है स्पेस को बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एज बॉर्डर ऑफ द एलिमेंट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आउटलाइन वाले में, कि बॉर्डर के बाद होता है आउटलाइन, और आउटलाइन के बाद मार्जिन होता है। तो आउटलाइन में जब हम लोग स्पेस देना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब वो आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान वाले स्पेस होता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान पैडिंग होता है, वैसे ही आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान आप आउटलाइन ऑफसेट यानी स्पेस देते हैं। और आउटलाइन बॉर्डर में क्या डिफरेंस है बॉक्स मॉडल के हिसाब से और नॉर्मल में, ये सब हमने इन डिटेल बेसिक्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने बेसिक्स नहीं देखा तो पहले आप उसको देख कर आइए। और इसके लिए एक ही एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है, काफी होगा। एक सिंपल सा डिव हमने यहाँ से लिया और काफी सिंपल सा सीएसएस लिख दिया। क्या है ये सीएसएस में? मैंने बोला मार्जिन 20 पिक्सल दे दो। मैंने इसको जैसे बंद किया, अब देखिए मार्जिन बंद हो गया। इसको दोबारा खोला तो मार्जिन है, लेकिन जैसे मैंने ऑफसेट को बंद किया, आप देखिए ये चीज चिपक गया। एज यू कैन सी, ये यानी मार्जिन तो अभी भी लगा है, मार्जिन को फर्क नहीं पड़ रहा। मार्जिन 20 है, मार्जिन अपने जगह है, लेकिन ये जो रेड वाला है ना, ये ऑफसेट यानी आउटलाइन का कलर दिया है हमने। तो आउटलाइन अभी 0 पिक्सल में है, तो बॉर्डर के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है। बॉर्डर का कलर यहाँ पर ब्लैक है, मैं बड़ा करता हूँ, अब देखिए ब्लैक के साथ चिपका पड़ा है। लेकिन जैसे मैंने ऑफसेट बढ़ाया, तो अब देखिए बॉर्डर और ये आउटलाइन के दरमियान स्पेस इतना पिक्सल आ गया। इतना ही सिंपल है, हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ भी है और समझाया हुआ भी है। तो ये टॉपिक भी यहाँ से हो जाता है कवर। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सच में बहुत एडवांस टॉपिक आ रहा है, लेकिन मजेदार है और आसान है। टॉपिक का नाम है सीएसएस वेरिएबल फंक्शन। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा था। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखता है, और जब मर्जी चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीएसएस में भी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, और वेरिएबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं ना, वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं सीएसएस के वेरिएबल के अंदर। यानी सीएसएस वेरिएबल एक नाम है, उसके अंदर सीएसएस का कोई वैल्यू रख सकते हैं, और जब मर्जी चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 4 कलर इस्तेमाल किया और पूरे वेबसाइट में आपका वो 4 कलर है, तो हर बार जब आप कोई नया डिव या कोई नया कार्ड बनाएंगे, तो कलर को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको। जाहिर सी बात है, क्योंकि सेम कलर चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए। तो ये कॉपी पेस्टिंग ना करना पड़े। और मान लीजिए आपने कॉपी पेस्ट कर भी दिया, अब कल को आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो कलर चेंज करना है, ब्लू से ब्लैक करना है, तो हर वो जगह जाके आपको कलर को ब्लैक करना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें गलती भी होगा और उसको करने में टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन अगर आप वेरिएबल बना कर रखे, तो सिर्फ आप उस वेरिएबल को जाके एक बार चेंज करेंगे, जितने भी जगह वो वेरिएबल लगा है वो सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और एक्चुअली में जो थीम बनता है ना, पूरा का पूरा वेरिएबल का जो थीम चेंज होता है ना, एक्चुअली में वो इसी को इस्तेमाल करके होता है। अगर आप प्रॉपर यानी प्रोफेशनली अगर आप जो बोलेंगे डार्क और लाइट थीम, एक्चुअली में वो सीएसएस वेरिएबल से ही होता है। अदरवाइज डार्क और लाइट थीम लिखना आपके लिए एक माउंट एवरेस्ट में पहाड़ चढ़ने के बराबर होगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट में मैनुअली बिना वेरिएबल ऑफ सीएसएस इस्तेमाल करके थीम चेंज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। मैं तो ये समझता हूँ जरूरत वाला काम है, ये कोई नहीं करता ये, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल समझेंगे, काफी चीजों को आसान बना देगा ये। और ये वेरिएबल एक ऐसा टॉपिक है, जब हम लोग कंप्लीट फ्रंट एंड का बनाएंगे ना, यानी कंप्लीट फ्रंट एंड के लिए हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे, डॉम पढ़ने के बाद जावास्क्रिप्ट का 2 फेज और पढ़ना है हमें, उसके बाद हम लोग
पूरा वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ वेबसाइट ऐसा होता है, यानी कुछ वेबसाइट क्या वेबसाइट होगा ही ऐसा जहां पर जावास्क्रिप्ट के बगैर आप मॉडर्न वेबसाइट नहीं बना सकते। यूजर इंटरेक्शन होता है, क्राउजल होता है, बहुत सारा कुछ होता है। तो वो कंप्लीट वेबसाइट तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का डॉम पढ़ने के बाद ही बनाएंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। अभी सीएसएस बनाने के बाद हम लोग सीएसएस का कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे, यानी सीएसएस पढ़ा है, एचटीएमएल पढ़ा है और जावास्क्रिप्ट में हमने डॉम नहीं पढ़ा, तो हम लोग जितना भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां पर डॉम मैनिपुलेशन में टच नहीं करेंगे। तो हर वो टाइप का प्रोजेक्ट बनाएंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इक्का दुक्का लाइन आता है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन पूरा फुल फ्लेजेड वेबसाइट अगर आप बनाते हैं, जैसे मॉडर्न सैस होते हैं ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसमें जावास्क्रिप्ट का इंटरेक्शन काफी होता है। एटलीस्ट 40 लाइन का कोड तो हो ही जाएगा। तो 40 लाइन का ऐसा कोड मैं अपने प्रोजेक्ट में नहीं डालना चाहता जो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, वो हम लोग डॉम की वक्त सीखेंगे, ठीक है। तो उस वक्त आप हर एक चीज को रिलेट कर पाएंगे। सीएसएस वेरिएबल की मदद से आप डॉम को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लोकल भी और ग्लोबल भी, और आप जावास्क्रिप्ट की मदद से वेरिएबल को बदल भी सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वेरिएबल का वैल्यू बदल सकते हैं और वेरिएबल का वैल्यू मीडिया क्वेरी के बेस में भी बदल सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आपको बहुत ज्यादा पावर देता है ये वेरिएबल आपको। और वेरिएबल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है, जब बात करें डिजाइन और कलर का। इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्ट सेम कलर ओवर ओवर अगेन, आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरिएबल में रख सकते हैं। और जब हम लोग बनाएंगे आगे प्रोजेक्ट, हीरो सेक्शंस वगैरह अलग अलग जो कंपोनेंट बनाएंगे ना, जो वेबसाइट में इस्तेमाल होते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा हम लोग हर बार वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे कलर्स और डिजाइन को कंसिस्टेंट रखने के लिए। नाउ सीएसएस वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो वो या तो ग्लोबल हो सकता है या तो लोकल हो सकता है। ग्लोबल का मतलब आपको पता है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं आप उसको। लोकल का मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जगह पर ही एक्सेस होगा। रूल्स याद रखिए, जो ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वो आप इस नाम से डिक्लेयर करते हैं। अब मैं इसको कमेंट करने लगा हूं यहाँ से, और यहाँ पर मैं एक और कमेंट लगाने लगा हूँ कि सीएसएस वेर और ये फंक्शन, वेर और ये फंक्शन, ठीक है। बल्कि यहाँ पर जो वी है ये नॉर्मल है वेर, ठीक है। इस तरीके से एक तो इसमें आप रूट लिखते हैं जिसको आप ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहते हैं, और एक आप लिखते हैं कस्टम नेम जिसको आप लोकल वेरिएबल बनाना चाहते हैं। जो रूट सिलेक्टर होगा, यानी जो रूट नाम होगा, वो डॉक्यूमेंट के रूट एलिमेंट से मैच करना चाहिए। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सीएसएस जो वैर फंक्शन आप बनाते हैं ना, उसमें लगता क्या क्या है, देखिए सीएसएस का वैर फंक्शन ऐसा होता है, इसके अंदर एक तो जाएगा नेम, और ऐसे ही लिखना है डबल हाइफन के बाद, और एक जाएगा उसका वैल्यू। नेम का मतलब है कि आपको रूट वेरिएबल बनाना है ग्लोबल, या फिर यानी ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको रूट लिखना पड़ेगा। और अगर आप लोकल वेरिएबल बना रहे हैं तो कुछ भी नाम लिखेंगे और उसका वैल्यू देंगे कि भाई क्या डालना है उस वेरिएबल में। नेम का तो रिक्वायर्ड होता है, नेम आपको डालना ही पड़ेगा, और नेम हमेशा 2 डैश से स्टार्ट होगा। ये सिंटेक्स है, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का। और जहां तक बात है आपका वैल्यू का, तो वो ऑप्शनल है, आप खाली वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं फॉल बैक वगैरह के लिए, कि अगर कोई वेरिएबल ना मिले तो इस पे चले जाओ, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। एडवांटेज क्या होता है वैर को ऐड करने का, यानी सीएसएस का वेरिएबल इस्तेमाल करने का, कोड ईजियर हो जाता है, मेंटेनेबल हो जाता है, और अपडेट करना सिंप्लीफाई हो जाता है। कोड समझना और अंडरस्टैंड करना, रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, और कलर वगैरह चेंज करना इंटायर पेज के, यानी थीमिंग कॉन्सेप्ट के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो भाई ये कुछ वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं और उसको समझते हैं एक काम कैसे करता है। इसको कमेंट आउट करता हूं मैं, और हमने यहाँ पर एक सिंपल सा डिव लिखा। ये एक सिंपल सा डिव है। डिव मेन डिव के अंदर कंटेनर है और उसके अंदर h2p और एक लास्ट पे नोट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जाके एक एक चीज स्टाइल में एक एक लाइन लिखूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले हम लोगों को डिक्लेयर करना है ग्लोबल वेरिएबल। कैसे डिक्लेयर करेंगे? ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होता है रूट से, मैंने पहले ही बताया था। सिंटेक्स देख लीजिए, कोलन एक कोलन, और उसके बाद आपको लिखना है RWT रूट। इसके अलावा कुछ भी नहीं, रूट ही सिर्फ लिखना है आपको। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स देना है, इसके अंदर आपको ग्लोबल वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। और जैसे मैं इसको लिखना शुरू करूंगा आप बोलेंगे यार मुझे तो बूटस्ट्रैप और टेलविंड का याद आ रहा है, क्योंकि वो भी बिहाइंड द सीन यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये पूरा सीएसएस का कोर्स जब खत्म होगा ना, आप बोलेंगे कि बूटस्ट्रैप और टेलविंड मैं खुद बना सकता हूँ, क्योंकि आपको पूरा बिहाइंड द सीन समझ में आने लगेगा। ऑफ कोर्स पूरा उतना लेंदी तो आप नहीं बना पाएंगे, बिकॉज इट टेक्स सिस्टम डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन की भी थिंकिंग चाहिए आपको, लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे कि भाई ये फ्रेमवर्क चलते कैसे करके है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइफन हाइफन प्राइमरी हाइफन बीजी हाइफन कलर, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, मैं उसका वैल्यू डालूंगा। तो लेट्स से मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू डालूंगा। आमतौर पे हेक्सा इस्तेमाल होता है, लेकिन आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डाल दिया एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, इस तरीके से कर दिया। अब एक और वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करूंगा, और ये ग्लोबल बन रहा है, याद रखिए। मैंने बोला हाइफन हाइफन प्राइमरी हाइफन कलर, यानी ये बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, ये टेक्स्ट का कलर होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा FF यानी व्हाइट कलर। मैंने इसको इस तरीके से बंद किया। अब देखिए खुद से व्हाइट है कि मैंने सेव कर दिया, बढ़िया। अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने वेरिएबल जरूर डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए मैं इस वेरिएबल को कैसे इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा कि भाई बॉडी को टारगेट करो, बॉडी को टारगेट किया। अब यहाँ पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पहले बताना है कि बॉडी में क्या करना है भैया। तो मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, लेकिन अब बैकग्राउंड कलर में मैं कैसे करके वैल्यू डालूंगा, तो आपको यहाँ बोलना है वैर फंक्शन के
अंदर अब देखिए जैसे मैंने वैर बोला तो एक बेनिफिट VS कोड का बेनिफिट कि जितना भी वैर फंक्शन जो आपने ग्लोबल डिक्लेयर किया वो लिस्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो आप सोचिए कितना आसान हो जाएगा। आप बस यहाँ से नाम देखेंगे और अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो मजे ही मजे, आनंद ही आनंद। लेकिन अभी आनंद बढ़ने वाला है, कैसे करके देखिए। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से आया, ये जो डॉट कंटेनर है ना, अरे गलती से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ये जो डॉट कंटेनर है ना, ये हमारा इस डिफ को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू कर दिया, लेकिन सिर्फ इस डिफ का के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कंटेनर में गया, मैं कंटेनर में जाके मैंने बोला कि कलर, अब कंटेनर के अंदर जो भी है उसका कलर, वैर हमारे पास दो ही कलर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कंटेनर के अंदर जो कलर है उसको ये कर दो। अब आप बोलेंगे ये तो गायब हो गया, क्यों? क्योंकि ब्लैक से कलर ब्लू हो गया, कंटेनर का कलर ब्लैक से ब्लू हो गया और बैकग्राउंड भी ब्लू था, तो ऑफ कोर्स नहीं दिखना था। तो मैंने अब क्या किया, बैकग्राउंड कलर में जाके दोबारा वैर इस्तेमाल किया और ये कर दिया। तो अब देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कलर को चेंज किया और कितना इजीली हमने वेरिएबल को इस्तेमाल किया। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कंटेनर, और यहाँ पर जाके मैं H2 को टारगेट करूंगा। आपको पता है कंटेनर के अंदर हमारे पास एक H2 भी है, और हम लोग बोल सकते हैं कि बॉर्डर बॉटम, और बॉर्डर बॉटम में जाके मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर जाके मैं दोबारा से वैर इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर जाके मैं बैकग्राउंड कलर इस तरीके से ले लूंगा। फिर इसके बाद मैं बोलूंगा डॉट कंटेनर, और यहाँ पर स्पेस देके डॉट नोट, यानी स्पेस देने का मतलब क्या हुआ, कंटेनर के अंदर जितना भी क्लास नोट लगा है उसको टारगेट करो। डिसेंडेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, ये सब सिलेक्टर्स वगैरह। मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लगाऊंगा, मैं बोलूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वैर, और वैर के अंदर दोबारा से ये कलर लगा लूंगा। और साथ ही साथ मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर हमें नॉर्मल सा पैडिंग दे दो, नॉट पैड, इट्स अ पैडिंग 10 पिक्सल का, एज यू कैन सी, ठीक है। और कंटेनर में भी थोड़ा पैडिंग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। तो जैसे हम लोग कंटेनर के अंदर पैडिंग लगाएंगे 15 पिक्सल का, तब आप देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। तब देखिए हमने यहाँ पर कलर के इसमें हमेशा वेरिएबल इस्तेमाल किया। और सबसे अच्छा बात VS कोड का ये है कि आपने अगर 15 वेरिएबल इस्तेमाल किया है तो आपको बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई कितना वेरिएबल मेरे अंदर है। आराम से आप जब जब वैर लिखेंगे, जब जब आप लेट से आपने वैर लिखा, बल्कि यहाँ नहीं, ऑफकोर्स प्रॉपर्टी में, लेट से जब जब आपने वैर लिखा, बल्कि इसके अंदर लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जब जब आपने वैर लिखा आपको वो दिखा देगा कि कितना सारा कलर आपके पास मौजूद है, ठीक है। और कलर का नाम जाहिर सी बात है आप डिस्क्रिप्टिव ही रखेंगे जिससे समझ में आए। मतलब ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है एक्चुअली में वेबसाइट बनाने का। और यकीन मानिए, बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए जितने भी लोग आज कहते हैं कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ या मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, जब वो वेबसाइट बनाते हैं वो कभी भी ग्लोबल कलर और लोकल कलर वगैरह को डिफाइन नहीं करते, वो कभी नहीं करते। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्टली लोग नहीं करते। जो भी नहीं करते तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं करते, आप वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। सो पॉइंट इज की अंडरस्टैंडिंग उनका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बनेंगे, आप ऐसे शख्स बनेंगे ना जो बिहाइंड द सीन इसको समझता हो, और आप डेवलपर नहीं, आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे आप, ना कि डेवलपमेंट की तरफ, ठीक हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे इसका कलर को बदलना है, मुझे इसका जो कलर है ना पूरा बदलना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये दो कलर को आगे बदलेंगे, दैट्स इट। क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोड मुझे आपको देना है ना, इस वजह से मैं रूट को यहाँ से कॉपी करके ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने कलर बदल दिया, मुझे चाहिए कौन सा कलर, मुझे थोड़ा डिफरेंट कलर चाहिए। तो मैंने बोला 8F, बल्कि F को कैपिटल लेते हैं, और मैंने बोला इससे BC, बल्कि B नहीं 8F, ठीक है 8F, ये कलर हमने लिया। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, FFFAF0। तब देखिए हमने सिर्फ इन दोनों को चेंज किया और इतना जगह 1 2 3 4 5 हमें चेंज नहीं करना पड़ा। अब यहाँ तो 5 है ना, रियल वेबसाइट में तो 50 जगह होता है, तो जाहिर सी बात है आप सिर्फ इसको बदलेंगे, आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अब आप जब थीम सिलेक्ट करेंगे ना तो कितना आसान हो गया। आप बोलेंगे भाई जब एक थीम हो तो उसमें ये कलर होगा, ये बैकग्राउंड कलर होगा, बॉर्डर कलर ये होगा, बॉक्स कलर ये होगा, शेडो ये होगा, दैट्स इट। एक जगह आप सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, हर जगह वो चेंज होता रहेगा। तो ये था मेजर वैर का कॉन्सेप्ट, और ये हमने क्या इस्तेमाल किया, ग्लोबल वेरिएबल। इसके बाद आता है सेकंड के ओवरराइडिंग द वेरिएबल। ओवरराइडिंग का मतलब एक आपने ऑलरेडी ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन आप उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, वो आप कैसे करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को ओवरराइड कैसे करते हैं, लोकल वेरिएबल से। यानी फिर आप लोकली एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिससे ग्लोबल वाला अप्लाई नहीं होगा, लोकल वाला अप्लाई होगा। इससे ये होता है कि लेट से मैं चाहता हूं कि हर जगह ये कलर व्हाइट हो, लेकिन एक जगह पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर कहीं ये ब्लैक हो, तो उसको ओवरराइड कर देंगे हम लोग उस जगह में, दैट्स इट, काम खत्म। और उसको भी हम लोग वेरिएबल में क्यों लिखते हैं, सवाल ये पैदा, तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, उसको वेरिएबल में इसलिए लिखते हैं कि कभी फ्यूचर में अगर उसको भी बदलना हो तो वेरिएबल में ही बदल देंगे, तो वो बदल जाएगा जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर का कलर है ये ओवरराइड होके बदल जाए, बॉर्डर का कलर ओवरराइड होके बदल जाए। तो मैं क्या करूंगा, गौर से देखिए, हमने ऑलरेडी प्राइमरी बीजी कलर और प्राइमरी कलर को डिक्लेयर किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के पास आके यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या इस्तेमाल किया, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल किया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी बैकग्राउंड कलर, जाहिर सी बात है जब नोट नोट हमारा क्या क्या है, ये दिस इज अ नोट, इस पे कौन सा कलर है, प्राइमरी बैकग्राउंड कलर। और आपको पता है कि प्राइमरी बैकग्राउंड कलर एलिमेंट का जो कलर होगा वो बॉर्डर का कलर इनहेरिट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसने बॉर्डर का इनहेरिट किया। अब मैं इसको ओवरराइड कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि हाइफन हाइफन प्राइमरी, बल्कि आप सिंपल से यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि आपका स्पेलिंग एरर ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी पेस्ट यहाँ करना जरूरी है, अदरवाइज स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपने किया और अब इसको रीडिक्लेयर किया रेड में, और इस तरीके से आप देखिए द मोमेंट मैंने इसको रेड डिक्लेयर किया और जैसे ही सेमीकोलन दिया, यहाँ पर आप देखिए बॉर्डर का कलर बदल गया, क्योंकि अब ये यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि दूसरी जगह ग्लोबल चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जो कर्ली ब्रैकेट है ना, अब यहाँ पर ही सिर्फ ये इस्तेमाल हो सकता है, यानी प्राइमरी का कलर जो रेड है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए है, दैट्स इट। ये उसका स्कोप है, इसके अंदर आप जहां जहां इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से काम करेगा। एक और जगह अगर मैं इस्तेमाल करके दिखाऊं आपको, लेट्स से मैं कलर में भी जाके डाल देता हूँ वैर को, ठीक है। अब मैं प्राइमरी कलर डालूंगा, अब देखिए रेड हुआ। क्यों रेड हुआ, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर प्राइमरी बीजी कलर अब रेड है, और इस ब्लॉक के बाहर हर जगह अब देखिए कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर कर दूं प्राइमरी बीजी कलर, प्राइमरी बीजी कलर, तो अब देखिए बल्कि यहाँ ना करके मैं यहाँ पर करूँ प्राइमरी कलर, तो अब देखिए ये व्हाइट हो गया, ठीक है। इस वजह से ये गायब भी हो गया। तो जस्ट टू समझाने के लिए कि कौन सा कलर कहाँ अप्लाई होता है। अच्छा, यही काम को अगर आप करें अलग अंदाज से, क्या मतलब, जस्ट कि आपको मुझे कोड देना है, मैं इसको यहाँ से दोबारा से ऐसे करके इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट करूंगा और इसको छोटा कर देते हैं ये। अब आप देखिए यही काम जो आपने किया ना, सेम काम आप करेंगे, लेकिन आप नाम बदल देते हैं। लेट्स से आप नाम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर बोलते हैं, याद रखिए लोकल वेरिएबल हो या ग्लोबल वेरिएबल हो, नाम स्टार्ट होगा हाइफन हाइफन से। ये गलती कभी मत करना कि कुछ और दे दे। लेकिन मैं नाम बदल दिया, मैंने बोला नोट और यहाँ से मैंने बोला बॉर्डर और यहाँ से मैंने बोला कलर, लेट्स से। और अब जाहिर सी बात है जब मैं नोट बॉर्डर कलर को इसके अंदर डालूंगा तो अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। एज यू कैन सी नोट बॉर्डर कलर रेड हो चुका। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने नोट बॉर्डर कलर यानी एक नया नाम से भले ही लोकल क्रिएट किया लेकिन न्यू नेम से क्रिएट किया, तो वैर लिखते ही आपके पास इसका भी एक्सेस होगा, क्योंकि आप इस स्कोप के अंदर है। ग्लोबल तो एक्सेस होगा ही होगा, लोकल वाला भी एक्सेस होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे आप इसको करेंगे आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में चेंज हो गया। तो आप सेम नाम से भी कर सकते हैं, अलग नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको बॉर्डर बहुत सारी जगह रेड डालना है, इसी स्कोप के अंदर आपको रेड बॉर्डर भी चाहिए, ग्रीन भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है जहां जहां ग्रीन चाहिए वहां आप नाम नहीं बदलेंगे, जहां जहां रेड चाहिए एक नया नाम से डिक्लेयर करके उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी फिक्सिबिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा हद तक है। अब वैर फंक्शन के बारे में अगर डिटेल पढ़ ले तो जाहिर सी बात है नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट में हम लोग यहाँ पर डाल सकते थे मेन बीजी, ये मेन बीजी कलर, यानी नाम कुछ भी आप अपना नाम लिख के डाल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर एक कुछ भी आप मतलब लिख के डाल दीजिए, यहाँ पर ये जस्ट वेरिएबल है, लेकिन रूल क्या है, जो आपका हाइफन हाइफन होना चाहिए, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं अपने नाम के साथ भी, आप ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी आपने देख लिया। डेफिनेशन की बात की जाए तो मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया। जहां तक बात किया जाए पैरामीटर्स का, तो वैर के अंदर पहला क्या जाएगा, फर्स्ट पैरामीटर हमेशा नाम होगा, सेकंड पैरामीटर हमेशा वैल्यू होगा, और ये डिक्लेरेशन में होगा, जैसे रूट में हमने डिक्लेयर किया। इस्तेमाल करते वक्त सिर्फ नाम इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे वेरिएबल का नाम लिखो और वैल्यू असाइन करो। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। इसी तरीके से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वेरिएबल का, इसको आप मीडिया क्वेरी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मीडिया क्वेरी हमने नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे इसको। देखिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, प्राइमरी और ग्लोबल हमने लगा दिया, बैकग्राउंड कलर आपको समझ में आने लगा दिया, कंटेनर का हमने यहाँ पर फॉन्ट, ये देखिए मैंने लोकल डिक्लेयर किया, यहाँ पर वेरिएबल मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉन्ट को 20 रखा, कलर हमने इसको इस्तेमाल किया, और यहाँ पर हमने फॉन्ट साइज में लोकल वाला इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। 20 पिक्सल फॉन्ट है अभी फिलहाल हमारा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने बोला मीडिया स्क्रीन, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले वैसे मीडिया क्वेरी को, अभी जस्ट समझा देता हूँ कि जैसे ही स्क्रीन का विड्थ 450 से छोटा होगा, जैसे ही स्क्रीन 450 से छोटा होगा, फॉन्ट का पिक्सल हो जाएगा 40। अब आप देखिए यहाँ जो हमने टारगेट किया ना, हमारा लोकल फॉन्ट को टारगेट किया, ये हमारा लोकल फॉन्ट को हमने टारगेट करके चेंज किया, या नहीं दिखाता हूं मैं आपको। अभी हमारा स्क्रीन साइज कितना है, ऑफ कोर्स 400 विड्थ से तो बड़ा है ना, यानी 450 पिक्सल से तो विड्थ बड़ा ही है। तो अभी क्या इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल हो रहा है 40 पिक्सल वाला। और जैसे ही ये छोटा होगा तब देखिए किस तरीके से, यहाँ से देखिए ये ऐसे और ये चेंज हो गया, एज यू कैन सी चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 450 पिक्सल से छोटा हो रहा है ना, तो ये वाला अप्लाई हो रहा है, ये फॉन्ट 20 अप्लाई हो रहा है। और जैसे ही मिनिमम विड्थ जा रहा है 450 पिक्सल, अब देखिए जैसे ही 450 पिक्सल गया, मिनिमम स्टार्ट हुआ जैसे 450, इसने फॉन्ट को
ओवरराइट कर दिया कंटेनर को टारगेट करके कि अब ये 40 हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आगे इस पे काफी तफसील से पढ़ेंगे। अब हमारा सीएसएस एडवांस में ना सिर्फ 2 टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा एडवांस सीएसएस भी कवर हो जाएगा और हम लोग ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स की तरफ जाएंगे और रिस्पॉन्सिव डिजाइन में जाएंगे। यानी 3 टॉपिक हम लोग तब पढ़ेंगे, यानी ग्रिड एक टॉपिक होगा, फ्लेक्सबॉक्स एक टॉपिक होगा और रिस्पॉन्सिव डिजाइन सबसे आखिर में पढ़ेंगे। ये तो हमारा एडवांस सीएसएस के बाद है, यानी मॉडर्न सीएसएस में आप बोल सकते हैं। एडवांस में सिर्फ 2 चीज बाकी है। हम लोग प्रॉपर्टीज और रूल्स पढ़ेंगे सीएसएस में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और मीडिया क्वेरी को पढ़ेंगे इन डिटेल। सो आज इसी पर इत्तेफाक करते हैं। 200 के ऊपर लाइन का हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, बल्कि 200 भी नहीं, हमने तो 300 लाइन का अराउंड कोड लिख दिया और ये आपके सामने उसका रिजल्ट है। क्या क्या हमने कवर किया बाय द वे, हमने इमेज के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया, यानी स्टार्टिंग में जो हमने इमेज के ऊपर ओवरलेयर के ऊपर डिस्कस किया, फिर ऊपर से बेसिक हमने डिस्कस किया, यानी छोटा सा कि इमेज का शेप वगैरह कैसे चेंज करेंगे। इमेज ओवरलेयर हवर वगैरह के बाद हमने इमेज फिल्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ब्लर पढ़ा, ब्राइटनेस पढ़ा, कॉन्ट्रास्ट पढ़ा, ड्रॉप शेडो पढ़ा, ग्रे स्केल पढ़ा, हुई रोटेट पढ़ा, इनवर्ट पढ़ा, ओपेसिटी पढ़ा, सैचुरेशन पढ़ा, काफी सारा कुछ पढ़ा। उसके बाद हमने इमेज के शेप्स के बारे में कुछ पढ़ा, जिसमें क्लिप पाथ, सर्कल, एलिप्स और ये सब चीज हमने पढ़ा और हमने देखा। उसके बाद हमने मास्किंग को पढ़ा। मास्किंग पढ़ा पहले कि इमेज किस तरीके से मास्क करते हैं, फिर हमने देखा कि मास्किंग ग्रेडियंट के साथ कैसे कर सकते हैं और मास्किंग एसवीजी के साथ भी होता है, पर हम लोग कहा कि एसवीजी हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल कॉलम्स पढ़ा, यानी कॉलम्स और उससे रिलेटेड डिटेल प्रॉपर्टीज पढ़ा, यानी कॉलम काउंट पढ़ा, कॉलम गैप पढ़ा, कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल कलर, और फिर इन सब का शॉर्ट हैंड कॉलम रूल्स आता है, जिसमें आप स्टाइल, कलर, विड्थ डाल सकते हैं। फिर एक आता है कॉलम स्पैन और कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ और कॉलम काउंट दोनों में से एक ही लगाना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके ऊपर डिटेल से। फिर हमने यूजर इंटरफेस पढ़ा। यूजर इंटरफेस में 2 चीज हमने पढ़ा, एक हमने देखा रीसाइज और एक हमने देखा आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन ऑफसेट को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि बॉर्डर के बाद आउटलाइन आता है और बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान जो स्पेस आता है वो आउटलाइन ऑफसेट से आता है। और रीसाइज का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट को आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल रिसाइज करवा सकते हैं, वर्टिकल करवा सकते हैं, दोनों जगह करवा सकते हैं या नन कर सकते हैं। और हर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट रिसाइज नहीं होता, नन होता है, सिवाय टेक्स्ट एरिया के। इसीलिए हमने टेक्स्ट एरिया पे नन अप्लाई किया और जो बाय डिफॉल्ट नन होता है उस पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ करके देखा। इसके बाद हमने पढ़ा जो हमारा अभी का लास्ट टॉपिक था, सीएसएस वेरिएबल। हमने समझा कि सीएसएस वेरिएबल होता क्या है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कैसे होता है वो समझा, और फिर डिक्लेरेशन सिंटैक्स वगैरह देखा। देन हमने ओवरराइट किया ग्लोबल वेरिएबल को लोकल वेरिएबल से, यानी अगर आपको लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करना है, ग्लोबल को ओवरराइट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने उसमें भी 2 कॉन्सेप्ट देखा कि जब आप ओवरराइट करते हैं तो सेम नाम से भी कर सकते हैं और अलग नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज इसी पर इत्तेफाक करते हैं। आई होप आपको ये पूरा कोर्स मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्रैश कोर्स आएगा उसमें हमारा एडवांस सीएसएस हम लोग कवर कर लेंगे। देन हम लोग मॉडर्न सीएसएस की तरफ जाएंगे, जिसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ना है हमें। देन हम लोग प्रोजेक्ट्स बहुत सारा बनाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, बेल आइकन पे दबा देना।